ह्यूमन बॉडी जो है वो एक कॉम्प्लेक्स बॉडी है, और इस कॉम्प्लेक्स बॉडी के अंदर जो है बहुत सारे सिस्टम्स मौजूद होते हैं, और हर सिस्टम एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। और उसी में एक डिपेंडेंसी होती है ट्रांसपोर्ट की। देखो बेटा, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है, ट्रांस का मतलब होता है चेंज, पोर्ट का मतलब होता है प्लेसमेंट या पोजीशन, यानी एक चीज का एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। सही है। अब जैसे किस चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन होना, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम से न्यूट्रिएंट का बॉडी टिश्यू में अब्जॉर्ब हो जाना, बॉडी टिश्यू में चले जाना, या रेस्पिरेटरी सिस्टम से ऑक्सीजन का बॉडी टिश्यू में जाना, या बॉडी टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड का रेस्पिरेटरी सिस्टम से। क्योंकि भाई पूरी बॉडी को फूड चाहिए, तो पूरी बॉडी को फूड चाहिए, हम जो खाना खा रहे हैं वो तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आया है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम से उस न्यूट्रिएंट को पूरी बॉडी में पहुंचाना है। इसी तरह से पूरी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में पहुंचाना है, और पूरी बॉडी के कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव भी करना है। एंड इसी तरह से बॉडी टिश्यू के वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीटरी सिस्टम तक पहुंचाना है, ताकि वो रिमूव आउट हो सके। और इसी तरह से एंडोग्राइन ग्लैंड में कोई डक्ट तो होता नहीं है, तो उसके हार्मोन को टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाना है। तो इन सब के लिए बेटा ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है। अब ट्रांसपोर्ट के लिए बेटा आपके पास दो सिस्टम होते हैं, एक होता है सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है लिम्फेटिक सिस्टम। तो बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये इन तमाम तर चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन जो है, जो मेन जिम्मेदारी होती है वो सर्कुलेटरी सिस्टम की होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो सर्कुलेशन करवाता है, और सर्कुलेशन में ट्रांसपोर्ट होती है इन तमाम तर चीज़ों की। सर्कुलेशन किस चीज़ की सर्कुलेशन? ब्लड की सर्कुलेशन। अब क्योंकि ब्लड हमारी बॉडी में 24/7 कंटिन्यूटी के साथ एक फ्रीक्वेंट, यानी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के साथ पूरी बॉडी में घूमता जा रहा है, दैट्स वाई इसको हम सर्कुलेशन कहते हैं। तो इस सर्कुलेशन के दौरान ट्रांसपोर्टेशन होती है इन इन मेजर चीज़ों की। अच्छा, अब जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर हमारे पास क्या कंपोनेंट्स होते हैं बेटा? सबसे पहले जो ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो करेगा, उसको फ्लो करवाने के लिए कोई ऐसा पंप चाहिए, वो होता है हार्ट, दैट इज द मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन, जो फोर्स प्रोवाइड करेगा ब्लड को पंप करने के लिए। एंड इसी तरह से ऑब्वियसली जो सर्कुलेटरी फ्लूइड है वो ब्लड है, जिसमें जो के मेन कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करवा रहा है। एंड इसी तरह से जो पाथवे चाहिए होता है, जो रास्ता चाहिए होता है, यानी हर ऑर्गन में कितना ब्लड जाना है, कितनी क्वांटिटी में जाना है, कैसे जाना है, ये सारी चीज़ें जो है ब्लड वेजल्स के ज़रिए से होती है, जिसमें आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज शामिल है। एंड इसी तरह से बेटा ये जो पूरी सर्कुलेशन हो रही होती है, जो पूरा ब्लड का फ्लो हो रहा होता है, ये यूनी डायरेक्शन होना चाहिए, इसमें कोई बैकवर्ड फ्लो नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए वन वे वाल्व्स होती हैं, जहां जहां पे इनकी ज़रूरत होती है। देखो बेटा, जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जो छोटे एनिमल्स होते हैं, उन एनिमल्स के अंदर पहली बात तो सर्कुलेटरी सिस्टम होता ही नहीं है, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम किस में डेवलप होता है? ऐसा एनिमल जिसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम सेपरेट हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी ये डायरेक्टली बॉडी को एनवायरनमेंट से कनेक्ट नहीं कर रहा हो। तो ये बेसिकली जो है उन ऑर्गेनिज्म के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। लेकिन छोटे जो एनिमल्स होते हैं, जैसे स्पंजेस हो गए, वो फूड डायरेक्टली वाटर से इनटेक करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं। रेस्पिरेशन जो है वो डायरेक्टली डिफ्यूजन के जरिए से होती है, एक्सक्रीशन भी सिंपल, यानी इन्वायरमेंट से उनकी बॉडी डायरेक्टली कनेक्ट होती है, तो उनको सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती। तो अब जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो वो दो किस्म का होता है। एक होता है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, और एक होता है क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो बेटा, जो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है, इस सर्कुलेटरी सिस्टम में जो सर्कुलेटरी सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है न्यूट्रिएंट सप्लाई करना और वेस्ट रिमूव करना। ठीक है। अच्छा, अब जबकि क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में न्यूट्रिएंट, वेस्ट एंड मोस्टली गैसेस सप्लाई करना ये भी शामिल है। अच्छा, कुछ एक्सेप्शन भी है। अच्छा, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, इसमें क्या होता है, हार्ट की बैक साइड से एक वेजल निकलता है, जिसका नाम होता है डॉर्सल। डॉर्सल मतलब पीछे से,
वेजल, सही, जिसका नाम है डॉर्सल वेजल। लेकिन ये वेजल जो है आधे रास्ते पे ओपन हो जाता है, यानी हार्ट से जो फ्लूइड निकलेगा वो बॉडी कैविटी के अंदर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि जो हार्ट से जो सर्कुलेटरी फ्लूइड निकल रहा है वो बॉडी कैविटी में जो फ्लूइड होता है उसके साथ मिक्स हो जाता है, तो इसके सर्कुलेटरी फ्लूइड का नाम होता है हेमोलिम्फ, सही है, क्योंकि वो बॉडी टिश्यू के साथ मिक्स हो रहा है। एंड इसी तरीके से जो ये जो कैविटी होती है इसको हम कहते हैं हीमोसील, क्योंकि इसमें सर्कुलेटरी फ्लूइड आ रहा है। अच्छा, अब ये सर्कुलेटरी फ्लूइड वापस हार्ट में कैसे जाएगा, क्योंकि वेसल तो यहाँ एंड हो गया, तो ऑब्वियसली हार्ट में एक ओपनिंग होती है जिसके जरिए से वो फ्लूइड रिटर्न जाता है, इसको हम कहते हैं ऑस्टिया, ठीक है। तो यहाँ से ये फ्लूइड वापस हार्ट में और हार्ट इसको, तो इसकी बॉडी कैविटी भी छोटी होती है और ये ऑर्गेनिज्म जो होता है इनका ये सर्कुलेटरी सिस्टम इतना एफिशिएंट नहीं है, सही है, इतना एफिशिएंट नहीं है। तो इसका काम सिर्फ न्यूट्रिएंट सप्लाई करना है और वेस्ट मटेरियल सप्लाई करना है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो डायरेक्ट या तो इन्वायरमेंट से कनेक्ट है, यानी सिंपल डिफ्यूजन के जरिए गैसेस एक्सचेंज हो रहे हैं, या तो फिर वो सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा सिस्टम है कि जो खुद ही बॉडी के हर टिश्यू को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, जैसे ट्रैकियल सिस्टम होता है कॉकरोचेस में, इंसेक्ट्स के अंदर, सही। तो इसकी वजह से इनके सर्कुलेटरी फ्लूइड में हेमोग्लोबिन नहीं है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, हेमोग्लोबिन का काम तो गैस की ट्रांसपोर्टेशन करना है। तो जब भी इनका ब्लड जो होता है या जिसको हीमोलिम्फ कह रहे हैं वो कलरलेस होता है, सही है। अब ये आर्थ्रोपोड्स वगैरह में, मलस्क में विद फ्यू एक्सेप्शंस, ये उनमें होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। जबकि क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, हार्ट की बैक साइड से एक वेजल निकलता है, दैट इज द डॉर्सल वेजल, जिसको हम आर्टरी कहते हैं। ये फ्लड लेता है और फिर हार्ट में जो ब्लड रिटर्न आता है जो कि सामने से आता है, जिसको हम वेंट्रल वेजल या जिसको हम वेन कहते हैं, सही। अब बात ये आती है कि जब अगर सर्कुलेटरी फ्लूइड ब्लड वेजल के अंदर ही फ्लो कर रहा है तो भाई न्यूट्रिएंट सप्लाई कैसे होगी, वो न्यूट्रिएंट डाइजेस्टिव सिस्टम से न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब कैसे करेगा, या रेस्पिरेटरी सिस्टम से ऑक्सीजन अब्जॉर्ब कैसे करेगा, और फिर बॉडी टिश्यू में कैसे सप्लाई करेगा। तो बेटा जब भी ये ब्लड डॉर्सल वेजल किसी भी बॉडी के टिश्यू में जाता है तो ये परमिएबल नेटवर्क ऑफ वेजल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम कैपिलरीज कहते हैं। इसकी दीवारें परमिएबल होती हैं, जो कि जिसमें से ब्लड में से न्यूट्रिएंट निकल भी जाता है और उस टिश्यू में से जो वेस्ट मटेरियल है जो भी अब्जॉर्ब होना होता है वो अब्जॉर्ब भी हो जाता है। तो इस तरीके से ये सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप होता है। और मोस्ट ऑफ द यानी सर्कुलेटरी सिस्टम खास तौर पे एक तो एनालिड्स में होता है। खैर हम इस सर्कुलेटरी इस चीज़ को हम ना किंगडम एनिमेलिया यानी डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल बस ये ध्यान में रखो। एनालिड्स जो होता है, एनालिड्स के अंदर भी न्यूट्रिएंट और वेस्ट सप्लाई करना है, लेकिन गैसेस की सप्लाई करना सर्कुलेटरी सिस्टम का काम नहीं होता यूजुअली, क्योंकि उनमें स्किन के ज़रिए से डायरेक्ट गैस एक्सचेंज होता है सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए से। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, इनमें जो हार्ट होता है ना वो स्पेशलाइज हार्ट नहीं होता, बल्कि इनका जो हार्ट होता है वो एक मॉडिफाइड ब्लड वेजल होता है, मॉडिफाइड ब्लड वेजल होता है, सही। तो इनके अंदर स्पेशलाइज हार्ट नहीं होता। तो जो मेन जो हमारे पास क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कॉर्डेट्स में होता है, और कॉर्डेट्स के अंदर जो आपके पास हार्ट होता है दैट इज स्पेशलाइज्ड हार्ट। तो हम जो है मेन फोकस अभी करेंगे इन्हीं कॉर्डेट्स के सर्कुलेटरी सिस्टम में। हम पढ़ेंगे सर्कुलेशन कि किस तरीके से सर्कुलेशन होती है। हम पहले डिस्कस करेंगे कि भाई किस तरह के स्पेशलाइज हार्ट होते हैं। अब इसके अंदर ये जो हार्ट है इसके बाकायदा चैम्बर्स होते हैं, तो सर्कॉर्डियट्स के जो 5 अलग अलग ग्रुप्स हैं उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के हार्ट्स मौजूद है। अब हम ज़रा देखते हैं कि किस तरह के हार्ट इसमें मौजूद है। क्लोज टाइप के अंदर खासतौर पर कॉर्डियट्स के अंदर जो सर्कुलेशन होती है वो 3 किस्म की होती है। देखो, एक होती है सिंगल सर्किट प्लान,
सही है, और एक होता है डबल सर्किट प्लांट। डबल सर्किट में दो होते हैं, एक कंप्लीट डबल सर्किट प्लांट और एक इनकम्प्लीट डबल सर्किट प्लांट। अब देखो, होता ये है कि कोऑर्डिनेट में सबसे पहले बात करेंगे फिशेस की। फिशेस में कितने चैम्बर वाले हार्ट होते हैं? दो चैम्बर, यानी हार्ट के कम से कम दो चैम्बर्स होने चाहिए। एक होगा रिसीविंग चैम्बर, रिसीविंग चैम्बर दैट इज एट्रिया जो बॉडी से ब्लड को रिसीव करेगा, और एक होगा पंपिंग चैम्बर दैट इज वेंट्रिकल। हमेशा यही होगा, चाहे कॉम्प्लेक्स हार्ट हो, ह्यूमन हार्ट में भी एट्रिया इज ऑलवेज द रिसीविंग चैम्बर एंड वेंट्रिकल इज ऑलवेज द पंपिंग चैम्बर। सही। अच्छा, अब इसके बाद बेटा देखो, यहाँ पे होता ये है कि पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है एट्रिया पे। एट्रिया से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है गिल्स में। गिल्स एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, गिल से ऑक्सीजन अब्जॉर्ब होता है तो ये ब्लड बन जाता है ऑक्सीजनेटेड, और अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाने की जगह डायरेक्टली बॉडी में जाता है, और बॉडी से होता हुआ हार्ट में जाता है। तो जब बॉडी में जाता है तो बॉडी सारा ऑक्सीजन अब्जॉर्ब कर लेती है, और फिर उसके बाद ये ब्लड दोबारा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। यानी हार्ट ड्यूरिंग सर्कुलेशन कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप नहीं करता। हाँ, ऑल्टो के ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसकी सप्लाई हार्ट को भी मिलेगी, लेकिन वो पंप के लिए नहीं मिलेगी, वो हार्ट को अपने जिंदा रहने के लिए मिलेगी, ताकि हार्ट को भी ऑक्सीजन मिलता रहे। तो ये क्योंकि एक ही सर्कल बन रहा है तो दैट्स व्हाई इट इज सिंगल सर्किट प्लान या सिंगल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन में आते हैं, अब हमारे पास एम्फीबिया और रेप्टाइल्स हैं जिसके अंदर हार्ट तीन चैम्बर वाले होते हैं, यानी दो एट्रिया डेवलप हो जाता है, लेकिन वेंट्रिकल फिर भी एक ही होता है। तो इसमें क्या होता है बेटा, सिंपल है कि भाई देखो, हार्ट ब्लड पंप करता है बॉडी को, सही है। बॉडी उस हार्ट ने जो ब्लड पंप किया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बॉडी ने उसका ऑक्सीजन यूज किया और फिर बॉडी से वो ब्लड रिटर्न आ जाता है हार्ट में। तो ये एक सर्कल हो गया कि भाई हार्ट से बॉडी, बॉडी से हार्ट, दिस इज कॉल्ड सिस्टमिक या सिस्टमैटिक सर्किट। सही। फिर उसके बाद हार्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन को ब्लड पंप करता है, चाहे वो स्किन हो, लंग्स हो। तो जो है उसको ब्लड पंप करता है लंग्स को या रेस्पिरेटरी ऑर्गन को, और फिर वहां से दोबारा ब्लड रिटर्न हार्ट में आता है। तो एक सर्कल ये बन गया, तो दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्किट। अब इनमें लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया होता है। लेफ्ट एट्रिया क्योंकि सर्कुलेटरी ऑर्गन से ब्लड रिसीव कर रहा है, तो लेफ्ट एट्रिया में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो याद रखना, हार्ट में हमेशा लेफ्ट साइड ऑलवेज डील विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड राइट साइड बॉडी से ब्लड रिसीव कर रहा है तो राइट एट्रिया में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। वेंट्रिकल में दोनों मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि इसमें मिक्स हो जा रहे हैं ब्लड किसी के एक्सटेंट, कुछ जो है ऑल्टो के मिक्स होने का एक्सटेंट कम होता है काफ़ी, यानी जो है इस पे ऑल्टरनेटिव सर्कुलेशन होती है, लेकिन स्टिल मिक्सिंग तो होती है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तो याद रखना, एम्फीबिया और रेप्टाइल में थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है। एक रेप्टाइल ऐसा है दैट इज क्रोकोडाइल जिसमें चार चैम्बर वाला दिल होता है। सही है, याद रखना। अच्छा, ऑल्दो के एम्फीबिया और रेप्टाइल में के हार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एम्फीबिया में ओपन जो है वेंट्रिकल है, जबकि रेप्टाइल में बीच में सेल्यूलर वॉल तो नहीं होती, लेकिन प्रोटीन से बनी हुई दीवार जरूर होती है, जो कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमेशा कुछ हद तक, काफी हद तक सेपरेट रखती है। सही है। अब बात करते हैं कंप्लीट डबल सर्कुलेशन की। जैसे बर्ड्स या मैमल्स में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होती है, इसमें चार चैम्बर वाले हार्ट होते हैं। सही है। हार्ट के चार चैम्बर्स होते हैं। कौन कौन से चार चैम्बर है बेटा? लेफ्ट साइड पे लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सही है। अब लेफ्ट साइड से ब्लड पंप होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होता है, बॉडी पे जाता है, और बॉडी से यही ब्लड, बॉडी इसके ऑक्सीजन को यूज करती है, कार्बन डाइऑक्साइड इसको दे देती है, तो यही ब्लड डीऑक्सीजनेटेड बन जाता है और फिर वापस हार्ट में आ जाता है। तो ये एक सर्किट हो गया, दिस इज कॉल्ड सिस्टमिक सर्किट। सही। एंड इसी तरह से अब हार्ट से लंग्स में ब्लड पंप होता है, लंग्स से वापस हार्ट में आता है, तो दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्किट। अब यहाँ पे जरा देखो, सिस्टमिक सर्किट में जो हार्ट, जो ब्लड के फ्लो की डायरेक्शन है, वो लेफ्ट हार्ट से ब्लड निकला, हमेशा लेफ्ट हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डील करता है। लेफ्ट हार्ट से ब्लड निकला, बॉडी में गया और राइट हार्ट पे वापस आया। तो राइट हार्ट, तो यहाँ पे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो डायरेक्शन होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है, यानी इसकी डायरेक्शन ये है, लेफ्ट टू, लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, राइट पे आके खत्म हो रहा है। जबकि पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो डायरेक्शन होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है। सही है। वो राइट से ब्लड
पंप हो रहा है और वापस कहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट पे आ रहा है। सही है, तो ये डायरेक्शन और ये चीज़ें याद रखना कि भाई राइट से ब्लड पंप कब हो रहा है, लेफ्ट से ब्लड पंप कब हो रहा है, तो ये चीज़ें जहन में रखना। दिस कुड बी आस्क्ड इन योर एमसीक्यूज। सही है भाई, तो इस तरीके से ये आपका जो है एक डबल सर्कुलेशन बन जाती है। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिकली सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन की, जिसमें हम ह्यूमन हार्ट को सबसे पहले पढ़ेंगे। हार्ट को पढ़ेंगे बेटा, सबसे पहले भाई देखो हार्ट की लोकेशन क्या होती है। देखो, अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट एक वेंट्रल ऑर्गन। वेंट्रल ऑर्गन का मतलब है कि भाई हार्ट तक पहुंचने के लिए बॉडी को सामने से काटना पड़ेगा। सही, तो वेंट्रल ऑर्गन है, तो इससे एक बात याद रखना, जो है हार्ट में हमेशा लेफ्ट साइड जो होती है वो राइट बन जाती है और राइट जो होता है वो लेफ्ट बन जाता है। मिसाल के तौर पे बेटा, कि ये मेरे पास अगर ये बोर्ड है ना, मैंने इसके दो हिस्से कर लिए, ठीक है। अब अपेरेंटली आप इधर देख रहे हो, तो दिस साइड इज राइट बट ये है लेफ्ट, एंड दिस साइड इज लेफ्ट बट ये है राइट। अब देखो मिसाल के तौर पे भाई देखो, आपके लिए आपके लिए ये वाली साइड लेफ्ट साइड है बट मेरे लिए राइट साइड, और ये मेरे लिए लेफ्ट है, आपके लिए राइट है। क्यों? क्योंकि जब आमने सामने होते हैं या आप टर्न होते हो तो साइड क्या हो जाती है, फ्लिप हो जाती है। अब सामने से अगर एक डॉक्टर है वो पेशेंट के हार्ट को खोलेगा, तो डॉक्टर के लिए जो राइट साइड है वो पेशेंट के लिए क्या होगा, लेफ्ट होगा। सही है, तो इसीलिए जो है साइड हमेशा फ्लिप हो जाती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, याद रखना। कभी कभार एमसीक्यूज में आपके पास ऐसे हार्ट बना हुआ नहीं, ऐसे चार डब्बे बने हुए, सही है। अब चार डब्बे बने हुए और एक वेजल बना हुआ है, ऐसे आ रहे हैं, और उसमें एक एरो बना हुआ है, सही है। फिर एक वेजल बना हुआ है जो है इसी तरह से। आप अब आपसे ये पूछा गया है कि भाई ये ए दे या इसको लेबल कर दिया एक्स, अब आपसे पूछा गया कि ये वेजल कौन सा है। तो भाई अब आपको पता है कि भाई ये चार डब्बे बने हुए हैं, ये आपकी राइट साइड की तरफ ये वाली साइड जो है लेफ्ट है, यानी आप जो पेपर में, चाहिए, ये मैंने पेपर रखा है। अब ये मेरे लिए जो है जो राइट साइड है वो पेपर में वो क्या बन जाएगा, लेफ्ट बन जाएगा। तो मुझे पता है ये लेफ्ट है, और इधर आ रहा है ये ऊपर वाला चैम्बर है, तो ये एट्री है। और लेफ्ट एट्रिया में कौन सा जो ब्लड वेसल आता है वो है आपका पल्मोनरी वेन, सही है। इस तरह से जो है ना आपके पास एमसीक्यूज आ सकते हैं। ये साइड को जहन में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसे पास पेपर में एमसीक्यूज मौजूद हैं बेटा। अच्छा जी, अब बात करते हैं हार्ट जो होता है वेंट्रल ऑर्गन है, सामने है, और सामने किधर होता है, मीडियस्टिनम में होता है। मीडियस्टिनम ये नहीं, आपकी जो वेंट्रल साइड है, सही है, उसमें जो बीच का हिस्सा है दैट इज मीडियस्टिनम। मीडियस्टिनम के तीन पार्ट्स होते हैं बेटा। एक ऊपर वाला हिस्सा जो है वो कहलाता है सुपीरियर मीडियस्टिनम, फिर बीच वाला हिस्सा मिडिल मीडियस्टिनम, और नीचे वाला हिस्सा इंफीरियर मीडियस्टिनम। सही, ये थोरैसिक कैविटी की बात हो रही है। सही, थोरैसिक कैविटी हम कहते हैं जिसमें ये रिब केज मौजूद होती है। सही है, जिसमें ये रिब केज मौजूद होगी वो आपकी थोरैसिक कैविटी होगी। थोरैसिक कैविटी के बीच वाले हिस्से को मीडियस्टिनम बोलते हैं। सही, नीचे तो एब्डोमिनल कैविटी है। तो हार्ट मौजूद होता है मिड मीडियस्टिनम में, मिड पे। सही, अच्छा, अब मिड पे मौजूद है हार्ट, और याद रखना ये थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है। यू कैन सी के बीच में लेफ्ट साइड की तरफ ज़्यादा है, यानी ये 2/3 होता है लेफ्ट की तरफ और 1/3 होता है राइट की तरफ। सही, अच्छा, अब याद रखना कि ये आपको पता है कि ये जो है ना ये आपका कहलाता है इंटरकोस्टल, सॉरी ये कहलाता है कोस्टल बोन। सही है, ये कहलाता है कोस्टल बोन। तो दो कोस्टल के बीच की जो स्पेस है इसको हम कहते हैं इंटर कोस्टल स्पेस। ठीक है, इंटर कोस्टल स्पेस। अब ये इंटर कोस्टल स्पेस में हार्ट में याद रखना, हार्ट का ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है दिस इज कॉल्ड बेस, क्योंकि अटैचमेंट यहीं से होती है। एंड ये जो पॉइंटेड पार्ट है दिस वन, दिस इज कॉल्ड एपेक्स।
सही है, दिस इज कॉल्ड एपेक्स। सो हार्ट की जो बेस है, देखो ये आर्टरी है, आर्टरी और वेन्स है, जो मेन हार्ट है वो चैम्बर है वो इधर से शुरू हो रहा है। तो हार्ट की जो बेस है वो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस से शुरू होती है, और हार्ट का जो एपेक्स होता है ये फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे खत्म होता है। यानी देखो ये आपके पास ये फर्स्ट और सेकंड कोस्टल के बीच में फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस, फिर ये सेकंड है, फिर थर्ड है, सही है ना। अच्छा ये डायग्राम मैंने ऑब्वियसली आई एम नॉट सो प्रोफेशनल, तो थोड़ी डायग्राम 100% एक्यूरेट नहीं है, बट स्टिल ये जो बुक में बात लिखी हुई होती है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस से लेके आपके फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस तक के स्पेस के अंदर हार्ट मौजूद होता है, यानी एपेक्स फिफ्थ में होता है और जो बेस होती है वो सेकेंड से शुरू हो जाती है, सही। अच्छा भाई, अब जो है, अब क्योंकि हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है तो याद रखना हार्ट के बाहर एक लेयर होती है, जो उसको हार्ट के बाहर एक कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। उसने हार्ट को क्या किया हुआ है, सराउंड किया हुआ है। अब हार्ट को सराउंड किया हुआ है, इसको अगर हम इस हिस्से को अगर हम यहाँ पे जूम करके देखें तो ये हार्ट की वॉल है, दिस इज द मस्कुलर लेयर ऑफ हार्ट जिसको हम मायोकार्डियम बोलते हैं, सही है। मायोकार्डियम, दिस इज द फंक्शनल लेयर ऑफ हार्ट, फंक्शनल लेयर है बेटा। मायोकार्डियम इज अ फंक्शनल मेन लेयर है, और ये आपका बनी हुई है कार्डियक मसल से। कार्डियक मसल से इसके जो सेल्स होते हैं हम उसको कहते हैं कार्डियो मायोसाइट्स, सही। ये एक मायोजेनिक मसल है। मायोजेनिक मसल का मतलब है कि भाई ये नर्वस सिस्टम से इसके इम्पल्सेस नहीं आते, ये खुद प्रोड्यूस करता है। अच्छा, इसके अंदर भी लेयर होती है, इसके अंदर आपके पास यानी जो स्पेस है ना हार्ट का, यानी मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल ये स्पेस, अगर ये हार्ट ऐसा है तो ये हार्ट की दीवार है मसल से बनी हुई है, ये अंदर वाली दीवार यानी सबसे अंदर वाली दीवार है, ये वो स्पेस है जिसमें ब्लड आएगा। तो ये मायोकार्डिया के अंदर जो है एंडोकार्डिया होता है बेटा, सही है। एंडोकार्डिया जो बड़ी स्मूथ लेयर होती है, बनी हुई होती है किससे, स्क्वामस एपिथीलिया से, सही है। स्क्वामस एपिथीलिया से बनी हुई होती है। स्क्वामस एपिथीलिया, एपिथीलियल में जब ऐसे चिपटे चिपटे सेल्स होते हैं उसको हम कहते हैं स्क्वामस एपिथीलिया, सही है। तो स्क्वामस एपिथीलिया से बनी होती है, बहुत स्मूथ लेयर होती है ताकि ब्लड के साथ फ्रिक्शन कम से कम प्रोड्यूस। अच्छा खैर, अब देखो मायोकार्डियम के बाहर ये आपका पूरा पेरिकार्डियम होता है, सही है। अच्छा, मायोकार्डियम के बाहर ये अंदर एंडोकार्डियम और ये बाहर आपका एपिकार्डियम कहलाता है, सही है। अच्छा, ये पेरिकार्डियम है। पेरिकार्डियम के जो यानी हार्ट के बाहर ये पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियम में जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है दिस ग्रीन वन, ये कहलाती है फाइब्रस पेरिकार्डिया। ये स्टेफ लेयर होती है, हार्ट है स्टेफ है, स्टेफ लेयर है जो कि बनी हुई है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है। जो कि किससे बनी हुई है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। और ये हार्ट को ओवर स्ट्रेच होने से बचाती है, कि भाई हार्ट को ओवर स्ट्रेच होने से प्रोटेक्ट करिए कि भाई कहीं हार्ट में ब्लड है और वो ओवर स्ट्रेच होकर डैमेज ना हो जाए, सही। एंड इसी तरह से जो है इसके अंदर वाली जो लेयर, ये ब्लू वाली जो लेयर है दिस इज यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये कहलाता है सीरस पेरिकार्डियम। देखो अब इसको थोड़ा समझो, सीरस पेरिकार्डियम में ये जो ग्रीन वाली लेयर है, इसके अंदर वाली ये ब्लू वाली लेयर है फाइब्रस पेरिकार्डियम से जो बिल्कुल चिपकी हुई है, दिस वन इज दिस वन इज पेराइटल पेरिकार्डियम, दिस वन इज पेराइटल पेरिकार्डियम। और फिर जो एपिकार्डिया है इसको हम विसरल पेरिकार्डिया भी कहते हैं,
यानी एपिकार्डिया जो है वो पेरिकार्डिया का भी हिस्सा होता है। इन दोनों के बीच में ये स्पेस है, इस स्पेस को हम पेरिकार्डियल स्पेस कहते हैं और इसमें फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। सही है, पेरिकार्डियल फ्लूइड जो कि 15 से 50 ml तक मौजूद होता है। सही है भाई। तो आप देखो ये पेराइटल पेरिकार्डिया जो कि फाइब्रस पेरिकार्डिया के साथ चिपकी हुई है, और ये एपिकार्डिया या विसरल पेरिकार्डिया, इन दोनों को मिला के और इस फ्लूइड को मिला के कलेक्टिवली हम कहते हैं सीरस पेरिकार्डिया। सही। और फिर उसके बाद ये सीरस पेरिकार्डिया प्लस फाइब्रस पेरिकार्डिया पेरिकार्डिया। पेरिकार्डिया का काम क्या होता है? ये हार्ट को ओवर स्ट्रेचिंग से बचाता है कि भाई ओवर स्ट्रेच ना हो जाए, ज़रूरत से ज़्यादा ब्लड फ्लो ना हो जाए, ओवरफ्लो ना हो जाए। दूसरा, ये जो है प्रोटेक्ट करता है हार्ट को सेपरेट करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, और हार्ट को किसी भी किस्म के इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है अपने नेबरिंग ऑर्गन से। जैसे अगर लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो जाए, नमूनिया वगैरह कुछ भी, तो वो फैल के हार्ट में ना आ जाए, ये उसको प्रोटेक्ट करता है। सही है। इसी तरह से हार्ट जब कॉन्ट्रैक्शन कर रहा होता है तो इसको लुब्रिकेट भी करता है बिकॉज ऑफ दिस पेरिकार्डियल फ्लूइड। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की कि किस तरह से यानी अंदर, अब उसकी एनाटमी हम डिस्कस करेंगे। अब बात करेंगे बेटा एनाटमी ऑफ हार्ट के बारे में, यानी स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। देखो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे समझ लो कि हार्ट जो है वो आपका दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है लेफ्ट हार्ट और एक है राइट हार्ट। अब याद रखना, लेफ्ट हार्ट हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डील करता है। लेफ्ट हार्ट जो ब्लड रिसीव करता है वो लंग्स से रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर वो जो ब्लड पंप करता है वो पूरी बॉडी को पंप करता है। इसी तरह से राइट हार्ट जो है वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डील करता है। राइट हार्ट जो ब्लड रिसीव करता है वो पूरी बॉडी से करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो पंप करता है वो लंग्स को करता है ताकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बना सके। अच्छा भाई, यहाँ पे एक डायग्राम बनाने की कोशिश की है, वो बहुत अच्छी तो नहीं बनाई लेकिन बस कोशिश की है। तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हार्ट से। सही। लेफ्ट हार्ट में ये सबसे पहले ये वाला जो चैम्बर है, दिस वन इज लेफ्ट एट्रियम। सही। अच्छा, अब हर चैम्बर के बारे में देखो, हार्ट में क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चारों चैम्बर्स पता होने चाहिए, वेल्व्स के बारे में पता होना चाहिए, और ब्लड सप्लाई के बारे में पता होना चाहिए। ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बेटा, मैंने कहा कि भाई लेफ्ट हार्ट और राइट हार्ट जो है वो जो है डिफरेंट ब्लड को रिसीव करता है। लेफ्ट हार्ट ऑक्सीजनेटेड एंड राइट हार्ट जो है डीऑक्सीजनेटेड। तो लेफ्ट और राइट हार्ट के बीच में आपके पास एक दीवार होती है जिसको हम कहते हैं सेप्टम। सही है? जिसको हम कहते हैं सेप्टम। तो आपके पास, आपको पता है हार्ट के दो रिसीविंग चैम्बर है, एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया, और दो पंपिंग चैम्बर है, वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। तो आपके पास लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया के बीच में जो सेप्टम होता है उसको हम कहते हैं इंटर। इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन, एट्रियल, एट्रिया के बीच में सेप्टम। सेप्टम यानी दीवार, इंटर एट्रियल सेप्टम। सही है। और ये मेम्ब्रेनस होती है बेटा, ये मसल्स की बनी हुई नहीं होती। इसी तरह से वेंट्रिकल की अगर हम बात करें, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल होती है उसको हम कहते हैं इसी तरह से इंटर, यानी बीच में, वेंट्रिक्यूलर यानी वेंट्रिकल के बीच में, सेप्टम यानी दीवार। और ये जो है, ये जो दीवार है ये मस्क्यूलर होती है। सही है। तो ये सेप्टम वॉल है जिसने लेफ्ट हार्ट और राइट हार्ट को एक दूसरे से अलग किया हुआ है, सेपरेट किया हुआ है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं लेफ्ट की तरफ। देखो, ये आपके पास लेफ्ट एट्रिया है, दिस वन,
लेफ्ट एट्रिया बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। कहाँ से रिसीव करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक ही जगह से आएगा हार्ट में, वो है लंग्स। सही है? तो लेफ्ट एट्रिया के पास बेटा दो पेयर ऑफ वेन्स होती हैं, क्योंकि हार्ट में जो ब्लड लेके आता है उसको हम वेन्स कहते हैं। तो दो पेयर ऑफ वेन, दो लेफ्ट, एक पेयर लेफ्ट पे होती है जिसको हम कहते हैं लेफ्ट पल्मोनरी वेन। लेफ्ट पल्मोनरी वेन ब्लड कहाँ से ला रही है? लंग्स में से ला रही है। और इसी तरह से ये देखो, ये ब्रांच आ रही है, दिस वन इज राइट पल्मोनरी वेन, यानी राइट लंग्स से ये लेकर आ रही है एट्रिया। तो राइट, एक पेयर राइट लंग से आ रहा है और एक पेयर जो है लेफ्ट लंग से आ रहा है, तो ये ब्लड रिसीव करता है। तो लेफ्ट एट्रिया ऑलवेज रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सही है? अच्छा, इसी तरह से आपके पास यहाँ पे, अच्छा अब देखो, यहाँ पे एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में ये एक ऐसा ग्रूव बन रहा है, दिस ग्रूव इज कॉल्ड एट्रियो वेंट्रिक्यूलर सल्कस। सही है? इसको हम कहते हैं सल्कस, एट्रियो वेंट्रिक्यूलर सल्कस। so there is a groove between atria and वेंट्रिकल। सही, इसमें फैट डिपॉजिट होता है। ये जो डायग्राम है ये तो ट्रांसवर्स सेक्शन है, यानी हार्ट को ऐसे काट के एक हिस्सा फेंक दिया गया, हटा दिया गया, और एक हिस्से को हम ऐसे देख रहे हैं। तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन की डायग्राम है। जब आप पूरा हार्ट देखोगे तो इस जगह पे आपको फैट डिपॉजिट मिलेगा, जिसको कॉरोनरी फैट कहते हैं। अच्छा देखिए, फिर उसके बाद ये लेफ्ट एट्रिया लंग्स से ब्लड रिसीव करता है और इसके सामने होता है, तो सबसे छोटा चैम्बर आपका लेफ्ट एट्रिया होता है, और यहाँ से ब्लड सीधा आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर। सही है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड थिकेस्ट चैम्बर है। इसमें मसल्स की लेयर बहुत ज़्यादा थिक होती है, मसल की वॉल जो है बहुत ज़्यादा थिक होती है। सही? अच्छा, अब यहाँ पे बेटा आपके पास जो है लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वेल्व होती है। वेल्व का मतलब होता है भाई वन वे ओपनिंग होती है, तो ये वेल्व कहलाती है बाइकस्पिड वेल्व। सही है? इसके दो कस्प यानी दो दरवाजे होते हैं ऐसे, बाइकस्पिड वेल्व। इसको हम मिट्रल वेल्व भी कहते हैं बेटा। इसकी शेप जो होती है ऐसे, इसमें ऐसे गढ़ा होता है, जब आप इसकी 3 डायमेंशनल पिक्चर देखोगे तो इसमें ऐसे गढ़ा प्याले की तरह होता है। दैट रेफर्स टू बिशप हेड। बिशप हेड की शेप, यानी उसके गढ़े की तरह का ये जो है स्ट्रक्चर दिख रहा होता है, इसकी वजह से इसका नाम मिट्रल वेल्व भी है, जस्ट फॉर रेफरेंस और कुछ भी नहीं। अच्छा, एक चीज और याद रखना बेटा, देखो ये है लेफ्ट एट्रिया, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है राइट एट्रिया, ये है राइट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वेल्व है, और ये राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल के बीच में वेल्व है। तो ये एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो वेल्व होती है इसको हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिक्यूलर वेल्व। सही है? हम इसको कहते हैं एट्रियो, एट्रियो यानी एट्रिया वेंट्रिकल, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में वेल्व। सही है? अब लेफ्ट साइड पे ये जो वेल्व है ये है बाइकस्पिड, और राइट साइड पे ये जो वेल्व है ट्राइकस्पिड। तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड जो है एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स होती है। सही? अच्छा जी, अब एक चीज याद रखना है, ये जो वेल्व्स है ना, ये जो वेल्व्स है, ये वेल्व बनती किससे हैं? आपको याद है अभी लेयर पढ़ाया मैंने, मायोकार्डिया, मायोकार्डिया सबसे पहले पेरिकार्डिया, पेरिकार्डिया के बाद फिर मायोकार्डिया, मायोकार्डिया के अंदर फिर एंडोकार्डिया। तो एंडोकार्डिया की एक्सटेंशन से ये वेल्व बनती है। तो याद रखना है इस वेल्व का ओरिजिन क्या होता है? एंडोकार्डिया की एक्सटेंशन से ये वेल्व डेवलप होती है। सही है? सो एंडोकार्डियल की फोल्डिंग से, एक्सटेंशन से ये वेल्व डेवलप हुई है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बेटा, ये वेल्व जो है इसका बैकवर्ड फ्लो नहीं होना चाहिए। ये इसका काम ये होता है, इसका इस वेल्व का काम क्या है कि भाई ये ब्लड जब वेंट्रिकल में आए, ऑब्वियसली जब एट्रिया ब्लड को पंप करेगा, एट्रिया ऊपर से स्क्वीज करेगा, तो ये ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा, और वेंट्रिकल जब ब्लड को पंप करेगा, वेंट्रिकल स्क्वीज करेगा, तो ये ब्लड एओर्टा में जाना चाहिए, आर्टरी में जाना चाहिए, वापस एट्रिया में घुसना नहीं चाहिए। तो बेटा ये वेल्व इसीलिए है, ये जब एट्रिया वेंट्रिकल पंप करता है ब्लड को तो ये वेल्व हो जाती है बंद। लेकिन अगर ये वेल्व ऊपर की तरफ खुल गई तो इस चीज से बचने के लिए यहाँ पे क्या होता है, इस वेंट्रिकल के साथ यहाँ पे कुछ कोन लाइक मसल्स होते हैं। सही है? यहाँ पे कुछ कोन लाइक मसल्स होते हैं बेटा, कहाँ पे?
वेंट्रिकल की दीवार, वेंट्रिकल की दीवार पे। इन मसल्स को हम कहते हैं पैपिलरी मसल्स। सही, इन मसल्स को हम क्या कहते हैं? पैपिलरी मसल्स। और इन मसल्स से कुछ कॉर्ड्स निकलते हैं। सही है, कुछ कॉर्ड्स निकलते हैं और ये कॉर्ड्स निकल के इन वेल्व के कस्प को जाके होल्ड किया हुआ होता है, जो कि इस चीज को अश्योर करवाता है कि भाई ये वेल्व ऊपर की तरफ बैकवर्ड ना खुल जाए, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और इसको रिवर्स डायरेक्शन में खुलने नहीं देता। इन कॉर्ड्स का नाम होता है कॉर्डी टेंडिनी। सही है, इन कॉर्ड्स का नाम होता है कॉर्डी टेंडिनी। सही है, बात समझ आ गई भाई? तो अब वेंट्रिकल ने ब्लड रिसीव किया एट्रिया से, लेफ्ट एट्रिया से। अब वेंट्रिकल ने ब्लड को सप्लाई कहाँ करना? याद रखना बेटा, वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल तीन जगहों पे ब्लड सप्लाई करेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल तीन जगहों पे ब्लड सप्लाई करेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल तीन जगहों पे ब्लड सप्लाई करेगा। कहाँ कहाँ? सही है, कहाँ कहाँ बेटा? देखो, सबसे पहले तो अपने आप को, अपने आप के लिए ब्लड निकालेगा, यानी हार्ट को ब्लड सप्लाई करेगा, जिसको हम कहते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। हम पढ़ेंगे सबको डिटेल में। दूसरा, बॉडी के दो रीजन्स बन गए। एक रीजन वो बन गया जो हार्ट से ऊपर है, और एक रीजन वो बन गया जो हार्ट से नीचे। सही है, एक रीजन वो बन गया जो हार्ट से ऊपर, एक रीजन वो बन गया जो हार्ट से नीचे। अब वेंट्रिकल से जब ब्लड निकलेगा तो ये सारा का सारा ब्लड एक बड़ी सी आर्टरी में आ जाता है, जिसको हम नाम देते हैं एओर्टा। सही है, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं? एओर्टा या सिस्टेमिक एओर्टा। सही है। अब देखो भाई, ये जो एओर्टा है, यू कैन सी कि ये एओर्टा, ये एक ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। ये वाला पार्ट कहलाता है असेंडिंग एओर्टा। फिर ये ऐसे स्ट्रेट आ रहा है, ये कहलाता है ट्रांसवर्स एओर्टा। और फिर ये ऐसे सीधा नीचे आ रहा है, जो कि यहाँ से ऐसे सीधा नीचे जाएगा, तो ये डिसेंडिंग या डॉर्सल, क्योंकि हार्ट के पीछे से आ रहा होता है तो उसको डॉर्सल एओर्टा भी कहते हैं। सही है, तो भाई एओर्टा के तीन कंपार्टमेंट्स हो गए। एक आ गया असेंडिंग एओर्टा, फिर आ गया ट्रांसवर्स एओर्टा, फिर आ गया नीचे जाने वाला डिसेंडिंग या फिर डॉर्सल एओर्टा। सही है। अब बेटा, ये जो आपके पास एओर्टा है और ये वेंट्रिकल है, इन दोनों के बीच में भी एक वेल्व होती है, जिसको हम सेमी लूनर, जिसकी शेप जो है हाफ मून लाइक होती है, जैसे कस्प की शेप हाफ मून लाइक होती है, तो इसको हम कहते हैं सेमी लूनर वेल्व। सही है, क्या कहते हैं? सेमी। अच्छा, याद रखना, इन सेमी लूनर वेल्व में भी तीन लीफलेट्स मौजूद होते हैं या तीन कस्प मौजूद होते हैं, लेकिन हम इसको ट्राइकस्पिड नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ट्राइकस्पिड इसका नाम है, जो राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है, तो इसके मिक्स होने से बचाने के लिए हम इसके वेल्व के कस्प के शेप के ऊपर नाम देते हैं सेमी लूनर वेल्व। इसके तीन लीफलेट्स होते हैं, याद रखना, इसके तीन लीफलेट्स होते हैं। और ये है एओर्टिक, क्योंकि एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है, तो ये कहलाता है एओर्टिक सेमी लूनर वेल्व। सही है, कहलाता है एओर्टिक सेमी लूनर वेल्व। अच्छा भाई, अब याद रखना एक और बात, जैसे मैंने बताया एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व होती है, उसी तरह से ये आर्टरी है और वेंट्रिकल है, तो इसके बीच में आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वेल्व होती है। आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वेल्व। तो याद रखना भाई कि आपके पास आर्टेरियो वेंट्रिकुलर क्या है? एओर्टिक सेमील्यूनर, और यहाँ पे पल्मोनरी सेमील्यूनर वेल्व जो होते हैं ये आर्टेरियो वेंट्रिकुलर है, और ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड क्या है? एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व है। सही है। अच्छा भाई, एओर्टा पे वापस आते हैं। अब ये एओर्टा जो है, एओर्टा में जो फर्स्ट आर्टरी निकल रही है, जिसको हम कह रहे हैं डिसेंडिंग एओर्टा, ये जो डिसेंडिंग एओर्टा है बेटा, ये डिसेंडिंग एओर्टा से एक छोटी सी आर्टरी, एक पेयर निकलता है, जिसको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। क्या कहते हैं? कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी वो हार्ट को अपने लिए ब्लड सप्लाई, यानी हार्ट अपने लिए रखता है कि ब्लड, जब फॉर एग्जांपल भाई एक बंदा बैंक में काम कर रहा है और वो पूरे इलाके के पैसे को, लाखों करोड़ों रुपए को डील कर रहा है, लेकिन उसकी अपनी खुद की भी तो सैलरी होती है ना,
उसी तरह से हार्ट पूरी बॉडी के ब्लड को सप्लाई करता है, तो हार्ट की अपनी भी तो रिक्वायरमेंट है ना, तो कॉर्नरी आर्टरी उसको ब्लड सप्लाई करता है। सही है, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके सर्कुलेशन में। उसके बाद आपके पास ये जो ट्रांसवर्स एओर्टा आ रहा है, ट्रांसवर्स एओर्टा से देखो ये 3 ब्रांचेस निकली है, सही है, ये 3 ब्रांचेस निकली है, एक जा रही है ऐसे राइट की तरफ, इसका नाम होता है ब्रैकियो सिफेलिक आर्टरी, सही है, इसका नाम क्या है, ब्रैकियो। अभी हम पढ़ेंगे इसको भी आगे कि कहाँ कहाँ कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, अभी सिर्फ नाम बताया है, सही, कहाँ सप्लाई करती है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद ये दो लेफ्ट साइड की तरफ जाती है, एक कहलाता है, अच्छा ये डायग्राम मैंने को बहुत, आई एम नॉट एन आर्टिस्ट, तो खैर जैसी टेढ़ी मेढ़ी जिस तरह की डायग्राम बनी मैंने बना दी, सिर्फ आपको समझाना मकसद था। तो ये वाली जो आर्टरी है, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी, मैं यहाँ लिख देता हूँ लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी, सही है। एंड इसी तरह से ये वाली आर्टरी जो है, ये वाली जो दूसरी ब्रांच है, इसका नाम होता है लेफ्ट सब क्लेविन आर्टरी, सही है। अच्छा, फिर उसके बाद यानी ये तीनों आर्टरी से जो ब्लड जाता है वो उन ऑर्गन्स को मिलता है जो हार्ट से ऊपर मौजूद है। और फिर उसके बाद ये आ रहा है डोर्सल एओर्टा या डिसेंडिंग एओर्टा, इससे ये बड़ी सी आर्टरी ऐसे नीचे आ रही है। अब हार्ट से नीचे जितने ऑर्गन्स हैं उन सबको ब्लड सप्लाई है, जैसे डोर्सल एओर्टा ऐसे नीचे आ रही है और स्टमक को ब्लड सप्लाई करना है तो गैस्ट्रिक आर्टरी निकल के स्टमक में चलेगी, फिर ऐसे नीचे आ रही है किडनी को तो रीनल आर्टरी निकल के किडनी में चलेगी, सही है ना, इस तरह से होता है। तो इस तरीके से ये 3 जगहों पे ब्लड सप्लाई करते हैं, अपने खुद के लिए, और दूसरा बॉडी के उन पार्ट्स को जो हार्ट से ऊपर है, और तीसरा जो बॉडी के उन पार्ट्स को जो हार्ट से नीचे है, सही है। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हार्ट। अब बात करेंगे राइट हार्ट की, सही है। अब क्योंकि सबसे पहले राइट हार्ट में जो ऑब्वियसली राइट हार्ट में जो रिसीविंग चैम्बर है दैट इज राइट एट्रिया, राइट एट्रिया जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा। अब हार्ट ने जहां जहां ब्लड सप्लाई किया था, सही है, ऑब्वियसली उन जगहों से रिसीव, 3 जगहों पे ब्लड सप्लाई किया था तो 3 जगहों से ही ब्लड रिसीव करेगा, सही है। तो यहाँ पे आपके पास इधर एक वेन होती है, अब ये वेन से रिसीव करेगा, मेजर वेन दैट इज कोरोनरी साइनस, सही है, कोरोनरी साइनस। ये जो कोरोनरी आर्टरी ने ब्लड सप्लाई किया था हार्ट को, उसी के हार्ट के ही ब्लड को ये रिसीव करती है। कोरोनरी साइनस में आपके पास डिफरेंट वेन्स मिलके कोरोनरी साइनस बनाती है, दैट इज ग्रेट कार्डियक वेन, सही है, और मिडिल कार्डियक वेन, लोअर कार्डियक, तो ये सारे कार्डियक वेन्स मिलके जिसने हार्ट को जहाँ जहाँ ब्लड सप्लाई किया था वहाँ से रिटर्न भी आएगा, तो वो सारी वेन्स मिलके कोरोनरी साइनस बनाती है जो राइट एट्रिया में खुलती है, सही है। इसके बाद हार्ट ने और कहाँ ब्लड सप्लाई किया था, हार्ट ने हार्ट से ऊपर वाले ऑर्गन को ब्लड सप्लाई किया था, तो ऊपर वाले ऑर्गन में से सुपीरियर वेना कैवा जो है, जो ऊपर वाले जितने भी ऊपर कौन कौन से ऑर्गन थे, दोनों हाथ, सही है, दोनों हाथ, शोल्डर्स, नेक, हेड, तो इन जगहों के ब्लड को सुपीरियर वेना कैवा वापस लेके आता है, सही है। और इसी तरह से नीचे वाले ऑर्गन को ब्लड सप्लाई किया था, जो आपका ट्रंक होता है, जो है पैर हो गए, जितने भी अंदर के ऑर्गन हो गए, तो इन सबको इंफीरियर वेना कावा वापस लेके आता है। तो 3 जगहों पे ब्लड सप्लाई किया, तीनों जगहों से वापस आया। एंड उसके बाद ये आपका जो है एट्रिया से नीचे क्या होता है, राइट एट्रिया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है और फिर वो ट्रांसफर कर देता है उसको राइट वेंट्रिकल पे, सही है, राइट वेंट्रिकल को इसने ब्लड सप्लाई हुआ, ब्लड रिटर्न कर दिया। अब राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रिया के बीच में एक और वेल्व है जिसका नाम है ट्राइकस्पिड, इसके 3 कस्प होते हैं बेटा, 3 दरवाजे होते हैं, सही है, कुछ इस तरह से, समथिंग लाइक दैट, 3 दरवाजे हैं इसके, 3 कस्प मौजूद है, तो इस वजह से इसको ट्राइकस्पिड वेल्व बोला जाता है। ये भी एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व है, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच। अच्छा, यहाँ पे भी उसी तरह से पैपिलरी मसल्स मौजूद होते हैं,
सही है। यहाँ पे भी ये पैपिलरी मसल्स मौजूद हैं और ये पैपिलरी मसल्स में से बॉडी टेंडनी निकल के इन वेल्व के कस्प को जो है इसने होल्ड किया हुआ है। ठीक हो गई बात। उसके बाद ये आपके पास जो राइट वेंट्रिकल है ये एक ही जगह पे ब्लड भेजता है, वो है लंग्स। सही है, लंग्स को ब्लड भेजेगा ताकि वो ऑक्सीजनेटेड हो सके। तो यहाँ पे एक बड़ी सी आर्टरी निकलती है, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी एओर्टा। सही है, या पल्मोनरी आर्च, पल्मोनरी एओर्टा। अब ये पल्मोनरी एओर्टा और ये इसके बीच में, किसके बीच में, पल्मोनरी एओर्टा और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक और वेल्व है जिसको हम कहते हैं, ये भी सेमील्यूनर वेल्व है। इसके भी 3 लीफलेट्स होते हैं, लेकिन हम इसको ट्राइकस्पिड नहीं बोलते क्योंकि ऑलरेडी ट्राइकस्पिड इसका नाम है। तो इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सेमील्यूनर वेल्व। सही है। अच्छा, उसके बाद ये पल्मोनरी सेमील्यूनर वेल्व के बाद ये पल्मोनरी आर्टरी बन, पल्मोनरी एओर्टा बना। अब इसके 2 हिस्से हो गए। सही है, एक बन गया लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और ये दूसरा हिस्सा ये बन गया राइट पल्मोनरी आर्टरी। लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट लंग को ब्लड देगा, राइट पल्मोनरी आर्टरी राइट लंग्स को ब्लड सप्लाई करेगा। सही है भाई, ये है एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हार्ट का। अब हम जरा ये भी देखेंगे कि भाई हार्ट कहाँ कहाँ ब्लड सप्लाई करता है। इससे पहले हम देखते हैं कि भाई इलेक्ट्रिकल सप्लाई क्या होती है हार्ट की। अच्छा जी, इलेक्ट्रिकल सप्लाई की बात करते हैं। देखो, हार्ट जो है ना वो एक मायोजेनिक ऑर्गन। मायोजेनिक का मतलब है कि ये अपने इम्पल्सेस खुद प्रोड्यूस करता है। हमारी बॉडी में 2 किस्म के ऑर्गन होते हैं, एक न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक का मतलब है जो है नर्वस सिस्टम से मैसेज आएगा, नर्वस सिस्टम से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आएगा, तभी जाके जो है वो काम करेगा। अच्छा, हार्ट मायोजेनिक है, अपने इम्पल्स खुद प्रोड्यूस कर सकता है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड नहीं है, ये कनेक्टेड होता है। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से भी और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से भी कनेक्ट होता है। जैसे कि 2 नर्व्स, सिंपैथेटिक नर्व वो भी आते हैं जो कि हार्ट बीट को बढ़ाते हैं, सही, जब ज़रूरत पड़ती है। पैरासिम्पैथेटिक नर्व भी, जिसका काम होता है हार्ट रेट को नॉर्मल करना, जैसे कि आपका वैगस नर्व हो गया। सही है, ये भी आते हैं। तो दैट मीन कि ब्रेन से लिंक है, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा हार्ट, लेकिन अपने इम्पल्सेस खुद प्रोड्यूस करता है। हार्ट के अंदर ऐसा सिस्टम मौजूद होता है। अच्छा, अब इसी तरीके से यहाँ पे ये देखो कि हार्ट में ऐसा क्या होता है जो अपने इम्पल्स खुद प्रोड्यूस कर रहा है। तो राइट एट्रिया में सुपीरियर वेना कैवा से नीचे यहाँ पे एक कार्डियक मसल प्लेक्सस मौजूद होता है। कार्डियक मसल प्लेक्सस का मतलब है कार्डियक मसल्स के फाइबर्स जो होते हैं, कार्डियक मसल फाइबर्स के बंडल्स मौजूद हैं। प्लेक्सस का मतलब होता है बंडल या बंच। तो कार्डियक मसल फाइबर के बंचेस या बंडल्स मौजूद हैं जो कि एक नोड की फॉर्म में होते हैं, जिसको हम कहते हैं एस ए नोड, यानी साइनो एट्रियल नोड। सही है, साइनो एट्रियल नोड ये पेस मेकर होता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पेस मेकर। यहीं से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस प्रोड्यूस होते हैं। अब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रोड्यूस करता है और यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रोड्यूस होकर, क्योंकि ये राइट साइड पे है, जब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रोड्यूस करेगा तो एट्रिया में इम्पल्स फैले, एट्रिया में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फैलेगा और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। लेकिन ये राइट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे ले जाने के लिए यहाँ से एक बंडल ब्रांच निकलती है और उसको हम कहते हैं बैकमन्स बंडल। सही है, उसको हम कहते हैं बैकमन्स बंडल, ताकि ऐसे नोड से जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रोड्यूस हो, जनरेट हो, तो जिससे राइट एट्रिया के साथ साथ लेफ्ट एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट करे। राइट और लेफ्ट एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन साथ पे होती है। अच्छा भाई, फिर उसके बाद यहाँ से आपके पास 3 ट्रैक्स निकल रहे हैं जिसको हम कहते हैं इंटरनोडल ट्रैक। इंटरनोडल ट्रैक। इंटरनोडल ट्रैक क्या है? इंटरनोडल, देखो जहाँ पे यहाँ पे ऐसे नोड होता है तो यहाँ इसी तरह से एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे एवी नोड भी होता है, यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। सही है, तो 2 नोड के बीच में जो ट्रैक है जो ऐसे नोड को एवी नोड से कनेक्ट कर रही है, जिसको हम कहते हैं इंटरनोडल ट्रैक। जिसमें एक पीछे होता है जिसको हम कहते हैं एंटीरियर इंटरनोडल ट्रैक, फिर एक बीच में होता है जिसको मिडल इंटरनोडल ट्रैक कहते हैं, सॉरी
आगे वाले को एंटीरियर नोडल ट्रैक कहते हैं, बीच वाले को मिडल इंटरनोडल ट्रैक कहते हैं, और पीछे वाले को पोस्टीरियर इंटरनोडल ट्रैक कहते हैं। तो ये 3 ट्रैक जो है यहाँ से आते हैं और एवी, ताकि ऐसे नोड में जब इम्पल्स प्रोड्यूस हो तो वो इम्पल्स फिर एवी नोड तक जाए और एवी नोड से फिर इम्पल्स प्रोड्यूस होकर वेंट्रिकल तक जाए। सही है। अच्छा, ऐसे नोड की के इम्पल्स से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और उसके बाद एवी नोड के इम्पल्स से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। अब देखो ये वेंट्रिकल बहुत बड़ा है, सही है, वेंट्रिकल बहुत बड़ा है, तो वेंट्रिकल में इम्पल्सेस को फैलाने के लिए कि भाई जो इम्पल्सेस हैं, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो पूरे वेंट्रिकल में फैल जाएं, तो वेंट्रिकल की दीवारों पे पुरकिंजी फाइबर्स होते हैं। अब ये पुरकिंजी फाइबर्स क्या है? ये पुरकिंजी फाइबर भी कार्डिक मसल फाइबर है, लेकिन इस पे फर्क क्या होता है? इसका डायमीटर ज़्यादा बड़ा होता है। कार्डिक मसल एक नॉर्मल यानी हार्ट की जो दीवार बनी हुई है, हार्ट की दीवार जो बनी हुई है उसका जो उसके अंदर जो कार्डिक मसल्स है उसके फाइबर्स को और पुरकिंजी फाइबर्स को निकाल के देखोगे तो पुरकिंजी फाइबर्स का डायमीटर ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि आप फिजिक्स में पढ़ते हो कि जब वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होता है तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस कम होती है। तो यहाँ पे भी क्योंकि इसने इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करवानी है तो इसीलिए ये पुरकिंजी फाइबर में कार्डिक मसल फाइबर का डायमीटर ज़्यादा बड़ा होता है। तो ये वेंट्रिकल की दीवारों पे फैला है। अब होता क्या है, एवी नोड से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स निकलते हैं और यहाँ से एक बंडल आ रहा है जिसको हम एवी बंडल या बंडल ऑफ हिस कहते हैं। सही है, या बंडल ऑफ हिस कहते हैं या तो एवी। अच्छा, अब ये बंडल ऑफ हिस में हिस का मतलब है, जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उसका नाम था विलहेल्म हिस। उसका नाम था विलहेल्म हिस। तो उसी के नाम से ये हिज और हर वाला हिज नहीं है, विलहेल्म हिज उसका नाम था तो उसके नाम से इसको रखा गया। तो ये आ रहा है और फिर ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। एक कहला रहा है लेफ्ट बंडल ब्रांच, एक कहला रहा है राइट बंडल ब्रांच। लेफ्ट बंडल ब्रांच लेफ्ट वेंट्रिकल को निकल रहा है और राइट बंडल ब्रांच राइट वेंट्रिकल को निकल रहा है। और फिर ये बंडल ब्रांच ओपन हो रहा है पुरकिंजी फाइबर पे और वेंट्रिकल तक सिग्नल पहुंच जा रहा है। अच्छा भाई, अब याद रखना एक चीज, आपको पता है एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन पहले होती है और वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन बाद में होती है और दोनों बिल्कुल इंडिविजुअली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। यानी इसकी कॉन्ट्रैक्शन में 0.15 सेकेंड का फर्क होता है। पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद 0.15 सेकेंड के बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो बेटा ये कॉन्ट्रैक्शन डिले किस वजह से आता है? 2 बातों की वजह से। अच्छा, एक तो ये कि ऐसे नोड से एवी नोड तक ये इंटरनोडल बंडल के ज़रिए से मैसेजेस आने में ये जो टाइम लगता है ये लगता है 0.04 सेकेंड। और फिर एवी नोड से ये बंडल ऑफ हेयर्स और फिर ये बंडल ब्रांचेस और पुरकिंजी फाइबर तक मैसेज फैलने में लगता है 0.11 सेकेंड। तो ये मिला के 0.15 सेकेंड हो जाता है। तो इतना टाइम लगता है एट्रिया और वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन। सही। अब एक और चीज़ है बेटा, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अच्छा अब एक बात याद रखना, हार्ट जो है वो सिंसाइटियम होता है। सिंसाइटियम का मतलब होता है एज अ सिंगल यूनिट बिहेव करता है। यानी इसका मतलब मैं एक चीज़ समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बेटा, मेरे पास मैंने क्या किया, एक वायर लिया, उस वायर में बहुत सारे ऐसे बल्ब्स लगा दिए। अब बहुत सारे बल्ब लगा दिए और इस वायर को कनेक्ट किया, स्विच ऑन किया, तो सारे बल्ब एक साथ जलेंगे ना? ऐसा तो नहीं होगा कि ये पहले जला फिर ये जलेगा फिर ये जलेगा फिर ये, नहीं, सारे बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी फैलेगी और सब एक साथ जलेंगे। इसको हम कहते हैं सिंसाइटियम। तो हार्ट भी जो है सिंसाइटियम होता है, एज अ सिंगल यूनिट बिहेव करता है। अब बेसिकली जब ऐसे नोड से इम्पल्स प्रोड्यूस होगा तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। उस वक्त वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे ऐसे हॉरिजॉन्टली एक फाइबर ऐसे गया हुआ होता है, नर्व फाइबर, जो कि एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन को वेंट्रिकल में जाने से रोकते हैं, इंसुलेट करते हैं। इसको हम कहते हैं नॉन कंडक्टिंग फाइबर। ठीक है, हम कहते हैं नॉन कंडक्टिंग। ये इस चीज़ को अश्योर करवाता है कि जब ऐसे नोड पे इम्पल्स प्रोड्यूस हुआ तो सिर्फ एट्रिया ही कॉन्ट्रैक्ट करे और वेंट्रिकल तक सिग्नल जाने के बस ये 3 रास्ते होते हैं। ये इंटरनोडल ट्रैक, एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर, और फिर यहाँ से मैसेज आता है एवी नोड तक और एवी नोड से फिर ये आगे तक फैल जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ हार्ट या इलेक्ट्रिकल सप्लाई ऑफ हार्ट। अच्छा, अब एक चीज़ है बेटा, मैंने एओर्टा पढ़ाया अभी,
एओर्टा में आपको बताया कि भाई ये वाला जो है असेंडिंग एओर्टा होता है, फिर उसके बाद ये ट्रांसवर्स एओर्टा होता है और फिर ये डोर्सल एओर्टा होता है। और फिर मैंने बताया कि भाई ये जो आपके पास असेंडिंग एओर्टा दिख रहा है, ट्रांसवर्स एओर्टा दिख रहा है, इसके अंदर 3 ब्रांचेस निकली हैं। एक का बताया था, एक को ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी कहा था और दूसरे को लेफ्ट कैरोटिड और लेफ्ट सबक्लेविन। ये जो ट्रांसवर्स एओर्टा से ये ब्रांचेस निकल रही हैं, ये ब्लड सप्लाई करेंगी हार्ट से ऊपर वाले ऑर्गन को। तो ज़रा इसको हम देख लेते हैं बेटा। देखो ये रहा एओर्टा, ये थोड़ी डायग्राम छोटी बन गई मुझसे। ये एओर्टा है। अब देखो यहाँ से एक ब्रांच ये निकल रही है, दैट इज ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, सिंगल ब्रांच। फिर एक ब्रांच ये निकल रही है, इसे ऊपर जा रही है, इसका क्या नाम था, लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी। ये किसको ब्लड सप्लाई करती है, ऊपर जा रही है, ये लेफ्ट साइड ऑफ नेक एंड लेफ्ट साइड ऑफ हेड को ब्लड सप्लाई करती है। सही। अब वहाँ पे जो जो चीज़ें आती हैं उन सबको ब्लड सप्लाई। फिर ये एक आ रही है, ये वाली आर्टरी, जो कि जिसको नाम दिया लेफ्ट सब क्लेविन आर्टरी। लेफ्ट सब क्लेविन आर्टरी जो है लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट अपर थॉरेक्स और लेफ्ट आर्म को ब्लड सप्लाई करती है। सही। इसी तरह से यहाँ पे आपको दिखा था, यहाँ पे 2 आर्टरी की जगह एक ही आर्टरी है, दैट वाज ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। अब ये ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी 2 आर्टरीज में स्प्लिट हो गई, एक ऊपर चले गई जिसको कहा गया राइट कैरोटिड आर्टरी। सही है। और वो राइट साइड ऑफ नेक और राइट साइड ऑफ हेड को ब्लड सप्लाई करेगी। और जो दूसरी आर्टरी है वो निकल के राइट शोल्डर्स और राइट हैंड में चले गई, दैट वाज राइट सबक्लेविन आर्टरी। सही। राइट सबक्लेविन आर्टरी राइट शोल्डर, राइट थॉरेक्स, अपर थॉरेक्स एंड राइट हैंड को ब्लड सप्लाई करती है। तो इस तरीके से हार्ट अपर एक्सट्रीमिटीज को ब्लड पहुंचा देता है। अब इसी तरीके से बेटा, जैसे ये लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी लेफ्ट हेड और नेक को ब्लड सप्लाई कर रही थी, यहाँ से ब्लड जो वापस आता है तो वो आता है लेफ्ट जगलर वेन के जरिए से ऊपर से, यानी लेफ्ट हेड और नेक से लेफ्ट जगलर वेन नीचे आ रहा है। और फिर उसके बाद जैसे लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी ने लेफ्ट शोल्डर और लेफ्ट हैंड को ब्लड सप्लाई किया था, तो लेफ्ट सबक्लेविन वेन होती है जो इसके ब्लड को वापस लेके आती है। देखो ये ब्लू आई, तो ऊपर से लेफ्ट जगलर वेन आ रही है और ये लेफ्ट सबक्लेविन वेन, ये दोनों मर्ज हो जाती है, दोनों वेन मर्ज हो जाती है और ये बनता है लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन। सही है। इसी तरह से राइट पे भी होता है। राइट कैरोटिड आर्टरी थी, इसके अपोजिट में राइट जगलर वेन, और फिर राइट सबक्लेविन आर्टरी थी तो इसके अपोजिट में राइट सबक्लेविन वेन। तो राइट सबक्लेविन वेन और राइट जगलर वेन मिलेंगी तो बनेगा राइट ब्रैकियोसेफेलिक वेन। अब ये राइट ब्रैकियोसेफेलिक वेन और ये लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन बनेंगी तो मिलेंगी तो बनेगा सुपीरियर वेना कावा। सही है, बनेगा सुपीरियर वेना कावा। मैं आपको समझा देता हूँ। हार्ट से 3 आर्टरीज निकल ली है एंड ट्रांसवर्स एओर्टा से एक आर्टरी निकल के जो है सीधा लेफ्ट साइड से ऊपर की तरफ जा रही है, जिसका नाम है लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी। और फिर जो कि लेफ्ट नेक और लेफ्ट हेड को ब्लड सप्लाई करती है। सही है। और एक निकल के लेफ्ट साइड पे जा रही है जो कि जिसका नाम है लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी, जो कि लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट हैंड और लेफ्ट अपर थॉरेक्स को ब्लड सप्लाई करती है। अब इसी तरह से यहाँ से रिटर्न भी आएगा, लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी के साथ साथ लेफ्ट जगलर वेन है जो अपर हेड और नेक से ब्लड वापस लेके आती है, और लेफ्ट सबक्लेविन वेन है जो शोल्डर और हैंड से ब्लड वापस लेके आती है। तो लेफ्ट सबक्लेविन वेन और लेफ्ट जगलर वेन मिलती है तो बनता है लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन। इसी तरह से राइट साइड पे एक सिंगल आर्टरी निकल रही थी जिसका नाम था राइट ब्रैकियो जिसका नाम था सिर्फ ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। अब ये ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी से 2 आर्टरीज निकल रही थी एक ही आर्टरी से, जिसको हम कह रहे थे राइट कैरोटिड आर्टरी एंड राइट सबक्लेविन आर्टरी। अब राइट कैरोटिड आर्टरी गई राइट नेक और राइट हेड को ब्लड सप्लाई करने, और राइट सबक्लेविन वेन राइट हैंड और राइट शोल्डर को ब्लड सप्लाई करने। इसी तरह से राइट जगलर वेन बनेगी और राइट सबक्लेविन वेन बनेगी, ये मिलेंगी तो बनेगा राइट ब्रैकियोसेफेलिक वेन। तो राइट ब्रैकियोसेफेलिक वेन और लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन मिलेंगी तो बनेगा आपका सुपीरियर वेना कैवा जो हार्ट पे जाकर खुलेगा। आई डू होप ये बात समझ में आ गई होगी। एंड इसी तरह से ये डोर्सल एओर्टा आ रहा है। अब ये डोर्सल एओर्टा से छोटी छोटी आर्टरीज निकलती जाती हैं और ब्लड सप्लाई करती जाती हैं, जिसको अब बात करेंगे बेटा कार्डियक साइकिल की। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझ लो हार्ट का काम क्या है। हार्ट का काम है ब्लड को रिसीव करना। कहाँ से रिसीव करना? बॉडी से रिसीव करना और लंग्स से रिसीव करना। अब जब हार्ट में ब्लड फिल हो रहा है तो हार्ट बड़े रिलैक्स है, हार्ट में ब्लड फिल हो रहा है। और अब
जब हार्ट ने ब्लड को आगे पंप करना है तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, सही है। एट्रिया इज द फिलिंग चैम्बर, उसमें ब्लड आ जाता है और फिर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो ब्लड वेंट्रिकल में चला जाता है, एंड देन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो ब्लड हार्ट से निकल के या तो बॉडी में जाता है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगा तो बॉडी में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से निकल रहा है तो लंग्स में जा रहा है, सही है। सो बेटा हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को हम कहते हैं सिस्टली, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज सिस्टली एंड द रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज डायस्टली। तो डायस्टोलिक पीरियड वो पीरियड होता है जब हार्ट रिलैक्स होता है और हार्ट ब्लड को फिल कर रहा होता है, एंड इसी तरह से सिस्टोलिक पीरियड वो पीरियड होता है, सिस्टोलिक इवेंट वो इवेंट होता है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को पंप करता है, सही। सो सीक्वेंस ऑफ इवेंट बिटवीन टू ऑल्टरनेटिव सिस्टली और डायस्टली। देखो ऑल्टरनेटिव सिस्टली और डायस्टली का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि भाई देखो पहले हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है अगर, तो उसके बाद क्या होगा, ऑब्वियसली रिलैक्स करेगा और फिर दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन फिर कॉन्ट्रैक्शन, तो ये ऑल्टरनेटिव सिस्टली, या रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन फिर रिलैक्सेशन, या ऑल्टरनेटिव डायस्टली। यानी अब एक सिस्टली से लेकर दूसरे सिस्टली तक जो भी इवेंट्स होते हैं उन सबको कलेक्टिवली हम कार्डियक साइकिल कहते हैं, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज साइकिल, एंड वन कंप्लीट साइकिल इज हार्ट बीट, सही है। वन कंप्लीट साइकिल इज यानी एक कंप्लीट इवेंट के अंदर जितने भी चीज़ें होती हैं उसको कलेक्टिवली हार्ट बीट कहते हैं, जिसमें तकरीबन तकरीबन 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है, दिस कुड बी मोर दिस कुड बी लेस देन दैट, बट हम एक एवरेज वैल्यू लेते हैं, सही। अच्छा अब एक बात याद रखना, हार्ट में दो चैम्बर्स हैं स्पेसिफिकली, एक एट्रिया जो कि फिलिंग चैम्बर है, अब एट्रिया में दो चैम्बर है, लेफ्ट एट्रिया राइट एट्रिया, एंड दूसरा चैम्बर है वेंट्रिकल जो कि पंपिंग चैम्बर है जिसमें लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल है। तो एट्रिया और वेंट्रिकल कभी भी साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते भाई, मिसाल के तौर पे भाई ये एट्रिया है, लेफ्ट एट्रिया है, सही है। अब लेफ्ट एट्रिया में क्या है, आपका बाइकस्पिड वाल्व है एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में। अब देख बेटा देखो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये वाल्व खुलती है और ब्लड निकल के वेंट्रिकल में आता है। अब अगर एट्रिया और वेंट्रिकल साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे तो एट्रिया इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करेगा और पीछे से वेंट्रिकल फोर्स लगाएगा और ये दरवाज़ा बंद रहेगा, तो ये इसको ब्लड पंप नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए एट्रिया पहले कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि एट्रिया का ब्लड निकल के वेंट्रिकल में आ जाए और वेंट्रिकल बाद में कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो इसका मतलब है जो हमारे पास एट्रियल इवेंट है वो डिफरेंट है और वेंट्रिकल इवेंट डिफरेंट है, यानी इस 0.8 सेकेंड में एट्रिया जो है, अब क्योंकि देखो एट्रिया को ब्लड कहाँ पंप करना है, वेंट्रिकल, बिल्कुल एट्रिया को बहुत छोटे डिस्टेंस पे ब्लड पंप करना है, तो एट्रिया अपने 0.8 सेकेंड जो है जिसमें से वो 0.1 सेकेंड जो है वो कॉन्ट्रैक्शन में गुजारता है और 0.7 सेकेंड जो है वो रिलैक्सेशन में गुजारता है, सही। 0.7 सेकेंड वो रिलैक्सेशन में गुजारता है, डायस्टोलिक इवेंट होता है, क्योंकि एट्रिया एक फिलिंग चैम्बर है और हार्ट जब रिलैक्स होता है तो फिलिंग करता है, तो एट्रिया फिलिंग चैम्बर है, वो रिलैक्स होता है, फिल करता है ब्लड को। ऑन द अदर एंड वेंट्रिकल जिसने ब्लड को पंप करना है, तो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो 0.3 सेकेंड तक होती है और रिलैक्सेशन ऑब्वियसली 0.5, यानी 0.8 सेकेंड में एट्रिया ने 0.1 सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन में और 0.7 सेकेंड रिलैक्सेशन में, जबकि वेंट्रिकल ने 0.3 सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन और 0.5 सेकेंड रिलैक्सेशन में गुजारे, सही है। अच्छा अब याद रखना ये दोनों चीज़ें, ये दोनों इवेंट्स जो है, देखो एक चीज़ याद रखना, एट्रिया की डायस्टली वेंट्रिकल की डायस्टली ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर सकते हैं, लेकिन सिस्टली कभी भी ओवरलैप नहीं करेगी। इस चीज़ को अच्छे से समझाने के लिए मैंने यहाँ पे बनाई है कार्डियक साइकिल की एक क्लॉक डायग्राम, सही। अब देखो कार्डियक साइकिल को हम 0.8 सेकेंड का कंसीडर करते हैं, तो ये 0 से शुरू हो रहा है, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 एंड 0.7 और 0.8, क्योंकि जहाँ से शुरू होता है वहीं ख़त्म होता है। अब ये ऊपर वाला जो सर्कल है देखो वो एट्रिया के इवेंट दिखा है और ये बीच वाला जो है ये वेंट्रिकल के इवेंट दिखा है। अब देखो एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन कितने टाइम के लिए, 0.1 सेकेंड, तो 0 से अगर एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो रही है तो ये 0.1 सेकेंड पे खत्म हो रही है, 10 वाला, सही। और बाकी का टाइम एट्रिया 0.1 से लेके 0.8 तक ये पूरा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में गुजार रहा है, सही। वेंट्रिकल जो है साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, यहाँ पे एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन खत्म हुई और यहाँ पे वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गई, तो ये वेंट्रिकल का सिस्टोलिक इवेंट कितना होता है, 0.3 सेकेंड। तो देखो
0.1 से शुरू हो रहा है तो 1 2 3 यानी 0.4 पे जाके ख़त्म होगा। तो एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे, यानी ये दोनों साथ में कभी भी कॉन्ट्रैक्ट, एट्रिया और वेंट्रिकल साथ में कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का अगर आप टाइम देखो, 0 से लेके 0.4 तक का टाइम देखो अगर आप, तो यहाँ से यहाँ तक के टाइम में पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है और बाद में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी हार्ट में किसी ना किसी चैम्बर पे कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू रहती है। तो दिस वन इज 0.0 से 0.4 तक, दिस इज सिस्टोलिक इवेंट, दैट इज फॉर 0.4 सेकेंड्स। एंड यहाँ पे देखो वेंट्रिकल भी रिलैक्स है, देखो वेंट्रिकल भी रिलैक्स, एट्रिया तो था ही रिलैक्स, सही है। यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही, दिस इज कॉल्ड डायस्टोलिक इवेंट। तो ये 0.4 सेकेंड। तो अगर आप कहीं ये पढ़ लो कि भाई हार्ट जो है 0.4 सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट करता है, 0.4 सेकेंड रिलैक्स करता है, तो वो इस हिसाब से बात की गई है, सही। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको समझाऊंगा, समझने की कोशिश करना बेटा। देखो सबसे पहले जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, देखो एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तो एट्रिया में ब्लड पूरा जो है भरा हुआ था, तो एट्रिया जो है उसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट करके अपना ब्लड जो है वेंट्रिकल में पंप कर दिया, भेज दिया। यानी यहाँ से देखो 0 पे एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुई और 0.1 पे ख़त्म हो गई, यहाँ पे एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म हो गई। एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म होने का मतलब है एट्रिया ने अपना ब्लड भी पूरा वेंट्रिकल को दे दिया और एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन भी ख़त्म हो गई, तो एट्रिया का प्रेशर क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा, कम हो जाएगा, सही है। जब ये कम हो जाएगा और वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन यहाँ से शुरू हो गई, वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड यहाँ पे बंद हो जाता है, सही है। अच्छा, अभी हम इसको डायग्रामेटिकली भी डिस्कस करेंगे, अभी जो मैं समझा रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान देके समझो। तो एट दिस पॉइंट एट्रिया का प्रेशर क्या है, लोएस्ट है, एट्रिया का प्रेशर लोएस्ट है एट दिस पॉइंट, लोएस्ट प्रेशर इन एट्रिया, सही। और वेंट्रिकल क्योंकि यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर रहा है, वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन यहाँ से शुरू हो रही है, वेंट्रिकल का प्रेशर मैक्सिमम। अब देखो यहाँ से वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ते बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो रही है, तो यहाँ पे वेंट्रिकल का प्रेशर लो हो जा रहा है, यानी एट दिस प्रेशर वेंट्रिकल का प्रेशर जो है वो लो हो गया, क्योंकि वेंट्रिकल ने अपना ब्लड पंप कर दिया, वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन भी खत्म हो गई। लेकिन इस दौरान एट्रिया में क्या चल रहा था, एट्रिया रिलैक्स था इस दौरान, जब ये वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन चल रही थी तो इस दौरान एट्रिया रिलैक्स था। तो जब एट्रिया रिलैक्स था तो एट्रिया में ब्लड की फिलिंग हो रही थी। अब देखो एट्रिया से ब्लड आगे नहीं जा रहा, एट्रिया में से ब्लड फिल होता जा रहा है, तो एट दिस पॉइंट एट्रिया का प्रेशर वेंट्रिकल से भी ज्यादा हो जाएगा, एट्रिया का प्रेशर वेंट्रिकल से भी ज्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन अभी खत्म हुई है, वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन यहाँ खत्म हुई है, वेंट्रिकल का प्रेशर लोएस्ट है और एट्रिया इतनी देर में अच्छा खासा उसने ब्लड फिल कर लिया था, ठीक है। तो अब एट्रिया का प्रेशर ज्यादा है, तो जिसकी वजह से ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व ओपन होगा। अब इसके बाद देखो 0.4 के बाद देखो एट्रिया भी रिलैक्स, वेंट्रिकल भी रिलैक्स, एट्रिया में ब्लड की फिलिंग कंटिन्यू है और क्योंकि एट्रिया का प्रेशर ज़्यादा हो गया था तो एट्रिया से ब्लड निकल के वेंट्रिकल में भी जमा होना शुरू हो जाता है, यानी एट्रिया भी फिल हो रहा है, वेंट्रिकल भी फिल हो रहा है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से 0.4 से एट्रिया भी, एट्रिया में तो ऑलरेडी ब्लड आ रहा था, सही, क्योंकि एट्रिया रिलैक्स था और रिलैक्स में ब्लड की फिलिंग होती है। और दूसरा, क्योंकि बेटा एट्रिया का प्रेशर बढ़ चुका था तो एट्रिया से ब्लड निकल के वेंट्रिकल में भी जा रहा था, ये यहाँ तक 0.8 तक ये बात कंटिन्यू रहेगी, वेंट्रिकल अभी भी रिलैक्स है और यहाँ पे एट दिस पॉइंट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, सही है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और एट्रिया से फिर जो भी बचा कुचा ब्लड था, यानी जब 0.8 तक एट्रिया भी फिल हो रहा था क्योंकि एट्रिया रिलैक्स था और 0 के बाद 0.1 तक एट्रिया की फिलिंग नहीं हो रही, सिर्फ एट्रिया ब्लड पंप कर रहा है,
सही है, यानी 0.4 से 0.8 तक एट्रिया फिल भी कर रहा था, एट्रिया में फिलिंग भी हो रही थी और एट्रिया ब्लड आगे भी भेज रहा था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एट्रिया ब्लड पंप कर रहा है। सही, लेकिन वेंट्रिकल अभी भी रिलैक्स है। देखो यहाँ तक तो दोनों ही रिलैक्स थे, यहाँ पे वेंट्रिकल अभी भी रिलैक्स है। तो कहने का मकसद ये है बेटा, देखो एट्रिया से जो ब्लड वेंट्रिकल में निकल के जा रहा है, देखो 0.1 से 0.4 तक एट्रिया से ब्लड निकल के वेंट्रिकल में नहीं गया, क्योंकि वेंट्रिकल ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट था और ये ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वेल्व बंद थी। लेकिन 0.4 के बाद से पॉइंट यहाँ तक, यानी 0.4 के बाद से 0.8 तक और फिर 0.1 तक, यहाँ तक एट्रिया से ब्लड निकल के वेंट्रिकल में जाता रहा। तो बेटा अगर आप देखो 0.4 से 0.8 तक, यानी कितने सेकंड हो गए, 1 2 3 4, यानी 0.4 सेकंड तक एट्रिया जो है वो विदाउट कॉन्ट्रैक्शन ब्लड पंप करता है। सही है, और फिर 0.1 सेकंड जो है वो विद कॉन्ट्रैक्शन, यानी एट्रिया से ब्लड जो वेंट्रिकल में फिल होता है, क्योंकि वेंट्रिकल के पास से तो ब्लड जाएगा वो एट्रिया से आएगा, वो 0.5 सेकंड, यानी 0.5 सेकंड तक वेंट्रिकल में फिलिंग हो रही है। ये देखो वेंट्रिकल की डायस्टोली, जिसमें से 0.4 सेकंड जो है वो एट्रिया विदाउट कॉन्ट्रैक्शन ही ब्लड पंप कर रहा है और 0.1 सेकंड जो है वो विद कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। यानी अगर आप देखो परसेंटेज में इसको काउंट करोगे तो 0.5 का 0.4 जो है ये 80% हो गया। 80% ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में बिना कॉन्ट्रैक्शन के ही फिल हो जाता है और 20% ब्लड विद कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसीलिए बेटा कुछ लोगों का एट्रिया खराब हो जाता है और एट्रिया खराब होने के बाद उनको एट्रियल चैम्बर में जो है डिफेक्ट आता है और उनको पता भी नहीं चलता। फिर जब वो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, जब हार्ट का लोड बढ़ता है, तब उनको पता चलता है, फिर यहाँ पे जो है ना पेन होने शुरू हो जाता है। सही है, आई गेस आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब हम इस कार्डिक साइकिल का प्रोसेस समझते हैं कि किस तरह से, किस प्रोसेस के जरिए से ये पूरा ब्लड की फिलिंग और ब्लड की पंपिंग हो रही है। अच्छा भाई, ये बना ली है मैंने डायग्राम, फेजेस की डायग्राम। आई नो गंदी सी डायग्राम बनाई है, बट हमारा प्रोसेस जो है यहाँ पे आर्ट को समझना नहीं, कार्डिक साइकिल को समझना है। देखो ये क्लॉक भी मैंने बनाया है दोबारा से, ताकि आपको समझा सकूँ कि भाई क्या क्या प्रोसेस इसमें हुआ। कि भाई आपके पास एट्रियल सिस्टली, फिर एट्रियल डायस्टली, ठीक है ना। अभी हमने ये क्लॉक समझा। सो यहाँ से शुरू करते हैं भाई। ये वो फेज है जिसमें जो है वेंट्रिकल डायस्टली बिल्कुल ख़त्म हुई है। सही है, यानी इधर ये वाला। सही है, ये वो फेज है। अब इस वक्त क्या हुआ है, देखो समझना भाई, वेंट्रिकल का प्रेशर बिल्कुल लो हो गया। अब ये जो यहाँ पे जो वेल्व होती है एओर्टा पे, एओर्टा पे जो वेल्व होती है वो बंद होती है और पल्मोनरी वेल्व यानी सेमिलुनर वेल्व बंद है। क्यों बंद है भाई? इसलिए बंद है क्योंकि इसकी डायरेक्शन ये कहाँ खुलता है, ऊपर की तरफ। सही, कौन धक्का लगाता पीछे से? वेंट्रिकल। वेंट्रिकल धक्का लगाता तो ये वेल्व खुलती ना, लेकिन वेंट्रिकल का प्रेशर तो डाउन है, जिसकी वजह से ये वेल्व बंद है। सही। अच्छा जी, ये वेल्व बंद है और इसी तरह से क्योंकि अभी अभी जो है आपको पता है कि फॉरेन कॉन्ट्रैक्शन खत्म हुई है, तो ये ट्राइकस्पिड भी और बाइकस्पिड भी बंद होती है। सही है, क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन जब तक चल रही थी, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड जो है वो बंद थी। अब कॉन्ट्रैक्शन जो है अभी अभी खत्म हुई है, तो उसको ओपन होने में टाइम लगता है। अच्छा, एट दिस टाइम दोनों एट्रिया में ब्लड आ रहा है, इसमें भी और ऑब्वियसली इसमें भी। ये एट्रिया की फिलिंग चल रही है। अब क्या होगा, एट्रिया फिल होता जाएगा। एट्रिया अच्छा खासा फिल हो गया था क्योंकि वेंट्रिकल जब तक कॉन्ट्रैक्ट था तो एट्रिया में अच्छा खासा ब्लड बढ़ गया था। तो ये ब्लड बढ़ गया था तो ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड भी जो है ना एट दिस टाइम ये ओपन हो गया। सही, और ब्लड निकल निकल के आपके पास वेंट्रिकल में आता जा रहा है। सही है, तो वेंट्रिकल की भी फिलिंग शुरू हो गई और एट्रिया की भी फिलिंग शुरू हो गई, दोनों है रिलैक्सेशन। ये फेज चल रहा है ये 4 से 8 तक का। सही है, एट्रिया भी फिल हो रहा है, वेंट्रिकल भी फिल हो रहा है। समझ आ गई बात? अच्छा, अब क्या होगा,
अगला स्टेज आएगा कि जिसके अंदर जो है, देखो पहले वेंट्रिकल का प्रेशर लो था जब भी एट्रिया से ब्लड निकल के वेंट्रिकल में आ रहा था। अब वेंट्रिकल का प्रेशर भी बढ़ने लगा, क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल के अंदर ब्लड बढ़ने लगा। अब देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, वेंट्रिकल जब खाली था तो वेंट्रिकल का वॉल्यूम मैक्सिमम था, सही। और जब वेंट्रिकल में ब्लड बढ़ने लगा तो वेंट्रिकल का वॉल्यूम क्या होने लगा? कम होने लगा। तो आपको पता है जब वॉल्यूम कम होने लग जाता है तो प्रेशर बढ़ने लग जाता है, तो वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ चुका है। तो अब क्या होगा? अब वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ते बढ़ते ये ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड को बंद कर देगा, तो एट्रिया कर जाता है कॉन्ट्रैक्ट। एट्रिया कर जाता है कॉन्ट्रैक्ट, ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड फुल फ्लैच खुल जाते हैं। और एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एट्रिया में जो फिलिंग हो रही थी वो रुक जाती है, और एट्रिया में जो भी रहा सहा ब्लड होता है वो सारा का सारा निकल के वेंट्रिकल में आके जमा हो जाता है, ठीक है। वेंट्रिकल, तो ये वो फेज था जिसमें एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स थे। दैट वाज द डायस्टोलिक फेज, डायस्टोलिक फेज फॉर बोथ, फॉर एट्रिया एंड वेंट्रिकल। बट दिस इज दिस फेज जिसमें वेंट्रिकल अभी भी रिलैक्स है लेकिन एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर गया, सही है। तो इसमें जो ये फुल फ्लेज जो है ये वेल्व खुलेगा। अच्छा देखो, इस फेज के शुरू में चारों वेल्व्स बंद थे लेकिन बाद में ये ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड खुल जाते हैं, और इस फेज में अभी भी ये सेमील्यूनर वेल्व बंद है, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड खुले हुए हैं, सही है। अब जैसे ही ये फेज खत्म होगी, यानी यहाँ तक बात आएगी, यहाँ तक, और पॉइंट 1 के बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। अब देखो वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन पॉइंट 1 से पॉइंट 4 सेकंड तक है, तो वेंट्रिकुलर सिस्टली हो जाएगा। तो एट्रिया तो रिलैक्स हो गया ना, एट्रिया हो गया रिलैक्स। वेंट्रिकुलर सिस्टली के दो फेजेस होते हैं बेटा। फर्स्ट हाफ जो होता है वेंट्रिकुलर फेज का, उसको हम कहते हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसो का मतलब होता है सेम वॉल्यूम, यानी सेम वॉल्यूम का मतलब है वॉल्यूम रहता है कांस्टेंट। वॉल्यूम में किसका वॉल्यूम? ब्लड का वॉल्यूम। अब समझना इस बात को अच्छे से बेटा। इस दौरान क्या होता है, देखो ये ट्राइकस्पिड, ये सॉरी सेमील्यूनर वेल्व अभी भी बंद है, क्योंकि अभी लेट सपोज वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन का बिल्कुल शुरू का लम्हा है, इंस्टेंट। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड बंद है, और सॉरी ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड कह रहा हूँ, सेमील्यूनर वेल्व बंद है। सेमील्यूनर वेल्व बंद है और आपके पास वेंट्रिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करता है ये ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड दोबारा एट्रिया में नहीं घुसना चाहिए। तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में सबसे पहले क्या होता है? क्लोजर ऑफ एवी यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर, क्लोजर ऑफ एट्रियो, मैंने बोला था ना दो किस्म, एक आर्टेरियो वेंट्रिकुलर यानी एओर्टा और वेंट्रिकल या पल्मोनरी आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच में, वो दैट वाज आर्टेरियो वेंट्रिकुलर। सेमील्यूनर वेल्व आर्टेरियो वेंट्रिकुलर होता है, और ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में होता है, तो ये होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर, सही। तो एवी वेल्व जो है वो बंद होती है, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड बंद होता है, जिसकी वजह से पहला फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज लब। लब साउंड ये प्रोड्यूस करता है, सही है। लब साउंड ये प्रोड्यूस करेगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे अब देखो एट दिस फेज ना ब्लड वेंट्रिकल में आ पा रहा है, और ये तो वेल्व पहले से ही बंद है, ना ब्लड जा पा रहा है, तो एंट्री भी नहीं हो रही ब्लड की, और ना ब्लड एग्जिट कर पा रहा है, इजेक्ट हो पा रहा है। तो इसका मतलब है ब्लड के वॉल्यूम में ना इजाफा हो रहा है ना ब्लड के वॉल्यूम में कमी आ रही है। दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। सही हो गई? ठीक हो गया भाई। अब इसके बाद इसका जो इसी वेंट्रिकुलर सिस्टली का जो सेकेंड हाफ होता है उसको समझो ऐसे बेटा, ये जो एओर्टा है, एओर्टा में इस वक्त जो प्रेशर है वो है 80 mm ऑफ एच जी। 80 mm, ये भी mm ऑफ एच जी क्या होता है? ये मर्क्यूरियल मिलीमीटर होता है। मतलब ये होता है कि भाई एओर्टा का जितना वॉल्यूम है, तो ये एओर्टा की पाइप है, उसी जितना अगर हम पाइप ले लें उसमें मरकरी को रखें
और एओर्टा पे अभी जितना प्रेशर है उतना प्रेशर मरकरी पे लगा है, तो मरकरी 80 मिलीमीटर तक ट्रैवल करेगा। सही है, दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज 80 mm ऑफ Hg। सही है। खैर अभी हम प्रेशर की यूनिट वगैरह पे नहीं जा रहे, अभी इस वक्त एओर्टा का प्रेशर है 80 mm ऑफ Hg, और ये जो पल्मोनरी एओर्टा है इसका प्रेशर कोई जो है 15 mm ऑफ Hg होता है, क्योंकि बेटा इसका प्रेशर कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि इससे ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। लंग्स कहाँ होता है? हार्ट के बिल्कुल पीछे होता है। तो इसका मतलब है बहुत छोटा डिस्टेंस कवर करना है, जबकि इसने पूरी बॉडी को कवर करना है। सही है। अच्छा, अब क्या होता है, अगर इसको लेफ्ट वेंट्रिकल को इस वेल्व को खोलना है तो 80 mm ऑफ Hg से ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, और इसको खोलना है तो इसको 15 mm ऑफ Hg से ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो अब देखो, आपको पता है लेफ्ट वेंट्रिकल थोड़ा थिक होता है, 3 टाइम्स ज़्यादा थिक होता है राइट वेंट्रिकल के, उसकी दीवारों की बात करें तो भाई होता ये है कि ये आपका जो वेंट्रिकल है, ये फर्स्ट हाफ इसने कवर किया जिसमें इसने ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड को बंद किया, और उसके बाद इसका प्रेशर बढ़ता है, और ये बढ़ने के बाद 80 को एक्सीड करता है, और जैसे ही 80 को एक्सीड करता है ये सेमी ल्यूनर वाल्व जो है ये खुल जाती है, और जैसे ही खुल जाती है यहाँ से ब्लड निकल के आगे जाना शुरू हो जाता है। तो जो सेकेंड हाफ होता है इसको हम कहते हैं इजेक्शन पीरियड। इजेक्शन पीरियड जो है, इजेक्शन पीरियड दैट इज जिसमें आपके पास जो है ब्लड इजेक्ट आउट होता है, ये आइसोवॉल्यूमेट्रिक नहीं रहेगा, फिर ये ब्लड को इजेक्ट आउट करेगा। सही। अच्छा, अब उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे ये ब्लड चला गया, अब एओर्टा का प्रेशर जो है 80 से बढ़ के 120 हो जाता है mm of Hg after receiving its blood, एंड इसका पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर 15 से बढ़ के 20 हो जाता है। सही। जब भी आप ब्लड प्रेशर जब मेजर करते हो तो क्या वैल्यू आती है? 120/80, तो एक्चुअल में ये वैल्यू होती है। सही। अच्छा भाई, अब क्या होगा? अब इसका अगला फेज, जैसे ये वाला ये इंस्टेंट यहाँ तक की बात आएगी, वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही खत्म होगी, देखो ये ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड पहले से बंद था, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड पहले से बंद था, और क्योंकि वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन टर्मिनेट हो गई है और एओर्टा का प्रेशर भी 80 से बढ़ के 120 हो गया है, तो वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन जैसी खत्म होगी तो यहाँ पे आपका ये सेमी ल्यूनर वाल्व कर जाएगा कॉन्ट्रैक्ट क्लोज, बंद हो जाएगा। जैसे ही ये बंद होगा दूसरी आवाज आएगी। अच्छा, क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर यानी आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वाल्व के क्लोजर की वजह से दूसरी आवाज आएगी, दैट इज डब। सही है। तो और फिर उसके बाद ये बंद हो गया, फिर यहाँ से ये चीज दोबारा शुरू हो जाएगी। So this is how the psychotic cycle runs. I do hope आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब एक और बात मैं आपको बता दूं, एक टर्म है कार्डियक आउटपुट। अब ये कार्डियक आउटपुट क्या चीज होती है? कार्डियक आउटपुट कहते हैं 1 मिनट के अंदर हार्ट कितना वॉल्यूम पंप करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल कितना वॉल्यूम ब्लड को पंप करता है, उसको हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। तो कार्डियक आउटपुट बराबर होता है, हमें अगर ये मालूम करना है कि 1 मिनट में कितना ब्लड पंप करना है, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि 1 मिनट में हार्ट कितनी बार बीट करता है, तो दैट इज हार्ट रेट। हार्ट रेट का मतलब होता है बीट्स पर मिनट, 1 मिनट में कितनी बार बीटिंग हो रही है। ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हमें ये भी पता चलना है कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड कितना होना चाहिए, तो हमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्ट्रोक वॉल्यूम से। स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं कि भाई एक बीट में कितना ब्लड निकल रहा है, एक बीट में कितना ब्लड निकल रहा है, और हमें ये पता होगा 1 मिनट में कितनी बार बीट कर रहा है हार्ट, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कार्डियक आउटपुट क्या होता है। नॉर्मली जो है स्ट्रोक वॉल्यूम 80 टू 82 ml होता है, हार्ट बीट जो है 72 बीट्स पर मिनट होता है, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे यू विल गेट समथिंग 5600 समथिंग लाइक दैट, आप कैलकुलेट कर लेना। सही है। दैट्स ऑल अबाउट कार्डियक साइकिल। अब आगे हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। अब बात करेंगे बेटा ईसीजी की, यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की। सही है।
अच्छा देखो, एक चीज़ मैं बिल्कुल क्लियरली बता दूँ, ईसीजी को समझना, बिल्कुल सही से अंडरस्टैंड करना, वो तो एक नए नवेले डॉक्टर के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इसके लिए नॉलेज चाहिए होती है, एक्सपीरियंस चाहिए होता है, एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ना, प्रैक्टिस के साथ ये चीज़ समझ में आती है। तो अभी सिर्फ मैं आपको यहाँ पे बेसिक्स पढ़ाऊँगा रिगार्डिंग ईसीजी, क्योंकि हमारे जो है सिलेबस के अंदर मौजूद है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। देखो, ईसीजी हार्ट क्योंकि मायोजेनिक ऑर्गन है, वो अपने इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस प्रोड्यूस करता है, और उन इलेक्ट्रिकल आपको पढ़ाया हुआ है कि हार्ट की इलेक्ट्रिकल डायग्राम और सारी चीज़ें। सो ऐसे नोड इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस प्रोड्यूस करता है, और वो हम सबक्यूटेनियस लेयर पे अपनी स्किन के ऊपर इलेक्ट्रोड्स लगा के उसको रिकॉर्ड करते हैं, और रिकॉर्ड करने के बाद उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, जिसको हम ईसीजी कहते हैं। सही है। अब वो इलेक्ट्रोड्स और प्रोसेस, उस मैकेनिज्म पे मैं नहीं जा रहा, बस लिमिटेड रह के हम इसको डिस्कस करेंगे। देखो, ईसीजी के अंदर जो ग्राफ हम लेते हैं, वो लेते हैं एक्स एक्सिस पे जो लेते हैं वो टाइम लेते हैं सेकंड्स में, और वाई एक्सिस पे लेते हैं वोल्टेज। वोल्टेज किसमें लेते हैं है मिली वोल्ट के अंदर। सही है। अब बेटा देखो, आप जो है यहाँ पे ये ग्राफ के अंदर ये स्मॉल बॉक्सेस बने हुए हैं, और ये आपको दिख रहा है, ये ब्लू से मैंने लार्ज बॉक्स बनाया हुआ है। सही है। दिस वन इज द लार्ज बॉक्स। राइट। हम जो टाइम लेते हैं बेटा, देखो ईसीजी की कोई भी ग्राफ आप बनाते हो, उस ग्राफ की स्केलिंग आपको पता होनी चाहिए। तो बेटा यहाँ पे एक तो ये स्मॉल बॉक्स है, ये सही है, ये स्मॉल बॉक्स है एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे इसकी जो स्मॉल बॉक्स है, इसका जो डायमेंशन है, ये है 1 मिलीमीटर, चाहे एक्स एक्सिस पे हो या वाई एक्सिस पे हो। सही। अच्छा, अब क्योंकि वोल्टेज जो रिकॉर्ड होता है वो हमारे इलेक्ट्रोड्स रिकॉर्ड करते हैं, जो है फॉर एग्जांपल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जो इम्पल्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाती है, वो पॉजिटिवली रिकॉर्ड होती है। देखो, ये वोल्टेज हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0। अब 0 से नीचे वाली वैल्यू होगी नेगेटिव, ऊपर वाली होगी पॉजिटिव। सही। अब जो इम्पल्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाते हुए रिकॉर्ड होंगे, वो उसका ग्राफ इस पॉजिटिव पार्ट में आएगा, और जो अवे फ्रॉम द नेगेटिव की तरफ या पॉजिटिव से अवे जाएंगे, वो आपका नेगेटिव में रिकॉर्ड होगा। सही। अच्छा खैर, अभी हम इसको बहुत डिटेल में नहीं जा रहे। अच्छा, अब ये जो आपके पास ये 1 मिलीमीटर, ये वाई एक्सिस पे, यानी जो स्मॉल बॉक्स है, सही है, वाई एक्सिस पे जो स्मॉल बॉक्स है, सही है, वो बराबर होता है 1 मिलीमीटर के, और वो बराबर होता है 0.1 मिली वोल्ट के। सही। 0.1 मिली वोल्ट के। अब बेटा ये 0 से ऊपर अगर इधर वाली वैल्यू इस जगह पे अगर हम देखेंगे, तो ये होगा 0.1 मिली वोल्ट, और अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये होगा 0.5 मिली वोल्ट, ये होगा 0.5 मिली। यहाँ पे देखेंगे तो दैट वुड बी 1 मिली वोल्ट। सही। एंड नीचे आएंगे तो दैट वुड बी -0.5। इस तरह से, यानी अगर कोई ग्राफ इस तरह से बना हुआ है, लाइक, तो उसके अंदर ये दो स्मॉल बॉक्सेस कवर हो रहे हैं, तो दैट वुड बी 0.2 मिली वोल्ट। सही। अब जरा आ जाते हैं हम किस पे, एक्स एक्सिस के ऊपर। एक्स एक्सिस पे जो स्मॉल बॉक्स है, वो है 1 मिलीमीटर का, और ये बराबर है 0.04 सेकेंड के। सही है। अब 0.04 सेकेंड है। अब देखो यहाँ से ये 0.04 सेकेंड, 0.04, यहाँ पे ये आपके पास लार्ज बॉक्स के अंदर छोटे कितने, 5 स्मॉल बॉक्स हैं। अब 0.04 मल्टीप्लाई बाई 5 कर दोगे, तो देखो 1 2 3 4 5। सही है। तो आपके पास क्या आएगा, 5 4 20, तो 0.2। तो आपके पास ये ज़ीरो यहाँ पे आ जाएगा 0.2, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 0.2,
4, फिर यहाँ पे आएगा 0.6, और फिर जो है यहाँ पे आ जाएगा 0.8, एंड देन यहाँ पे 1 सेकेंड। सही। अब ये 1 सेकेंड आ गया। अब आप देखो 1 सेकेंड में आपके पास कितने स्मॉल बॉक्सेस आ गए, 1 2 3, यानी अगर आप यहाँ तक 5 हो गए, यहाँ तक 10, फिर 15 20 और 25, यानी टोटल 25 स्मॉल बॉक्स। यानी 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, तो 25 मिलीमीटर पर सेकेंड आप ईसीजी, ये अब से एमसीक्यूज में पूछा जाता है। सही। तो इसी तरह से भाई ये आपके पास किसी भी किस्म का ये वेव आपके पास जो है, ये आपके पास जनरेट हो सकता है। तो 1 सेकेंड की ईसीजी में हम ये पूरा इसको कंसीडर करते हैं। अब ज़रा आ जाते हैं वेव्स के ऊपर। सही है। वेव्स के ऊपर बेटा देखो, यहाँ पे आपके पास ये जो वेव है, इसमें सबसे पहले ये वाली जो वेव है इसका नाम है पी वेव। सही है, पी वेव। फिर उसके बाद यहाँ पे ये आपके पास ये कॉम्प्लेक्स वेव है जिसमें आपको डिफ्लेक्शन भी दिखा रहा है। सही है। और उसके बाद जो है उस पर पॉजिटिव ग्राफ पे भी वैल्यू नज़र आ रही है। तो क्यू आर एंड एस, तो ये बन जाता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। तो ये एक कॉम्प्लेक्स वेव है बेटा। सही है। अब ये जो पी वेव है ना बेटा, ये पी वेव शो करती है एट्रियल डीपोलराइजेशन। एट्रियल डीपोलराइजेशन का मतलब है कि यहाँ से एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है। और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है ये शो करता है वेंट्रिक्यूलर डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन। सही। एंड इसी तरह से फिर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा एक और डिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे दिख रही है, टी वेव। और ये जो टी वेव है ये शो करती है वेंट्रिक्यूलर रीपोलराइजेशन। सही। रीपोलराइजेशन यानी डीपोलराइजेशन शोइंग के कॉन्ट्रैक्शन यहाँ से शुरू हो रही है, रीपोलराइजेशन शोइंग के जो है यहाँ पे रिलैक्सेशन स्टार्ट हो रही है। अब बेटा अगर आप यहाँ से देखो तो द थिंग इज के भाई सबसे पहले तो एक सवाल ये आता है कि भाई वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन दोनों रिकॉर्ड हो गई, एट्रिया की सिर्फ डीपोलराइजेशन रिकॉर्ड हुई है। क्यों बेटा? क्योंकि एट्रिया में जब रीपोलराइजेशन चल रही थी तो वेंट्रिकल उस वक्त डीपोलराइज होता है, और इसकी वजह से वेंट्रिकल के सिग्नल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से एट्रिया की रीपोलराइजेशन ओवर शेडोड हो जाती है। सही। अब यहाँ से अगर आप यहाँ तक देखो, ये P से ये इसकी पीक जो है वो R है, यहाँ तक देखो तो दिस इज कॉल्ड PR इंटरवल। सही है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे किसी बंदे की ईसीजी निकाली और उस बंदे का पी वेव सही नहीं बना, तो इसका मतलब है उस बंदे के हार्ट में एट्रिया में मसला है। सही है। और इसी तरह से पी आर इंटरवल अगर बहुत छोटा बन जाए, ये पी आर इंटरवल जो होता है ना ये 0.1 सेकेंड का होता है। अगर छोटा बन जाए या बड़ा बन जाए तो उसका मतलब है बाकी वेव सही बन रही है, ये छोटा, तो उसका मतलब है एट्रियल प्रॉब्लम है। हो सकता है ऐसे नोड में मसला हो, क्योंकि भाई अगर ये ज़्यादा बड़ी बन रही है तो उसका मतलब है कि भाई एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन के बाद वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन में ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो उसका मतलब ये होता है कि भाई आपके पास जो है ऐसे नोड से सिग्नल ए बी नोड तक जाने में टाइम लग रहा है ज़्यादा। सही है। तो हो सकता है कि भाई पेसमेकर का मसला हो, कुछ भी इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आ जाता है टी। अब ये टी की पीक आ गई ना, यहाँ से देखो आर से टी तक का इंटरवल, तो ये कहलाता है आर टी इंटरवल। आर टी इंटरवल जो है ये फिर एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन कवर करते हैं, यानी 0.3 सेकेंड। अब अगर आप यहाँ से देख लो यहाँ तक, तो ये बन जाता है पी टी इंटरवल। ये होती है पूरी कॉन्ट्रैक्शन, यानी 0.3 + 1 0.4 सेकेंड। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि फिक्स वैल्यू यही रहेगी हमेशा, ये कुछ ये थोड़ा आगे पीछे हो सकती है। सब अपनी आसानी के लिए हम इसको जो है ना इस तरह सिंपल वर्ड में। फिर उसके बाद 1 सेकेंड पी क्यू
RST आ गया। अब देखो टी से लेके ये पी तक का जो टाइम है, यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही, तो दिस इज कॉल्ड टी पी इंटरवल, और ये होता है रिलैक्सेशन डायस्टोलिक पीरियड। सही है। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ से देखो पी से लेके इधर इस पी तक, तो दिस इज कॉल्ड टी पी इंटरवल, जो कि 0.8 सेकेंड का होता है, क्योंकि ये 0.4 सेकेंड का होता है टी से, तो 0.8 सेकेंड का होता है ये, जो कि एक पूरा कार्डिक साइकिल होता है। सही। तो बेटा हम इसमें अलग अलग चीज़ें जो है ईसीजी में देखते हैं, हमें पता होना चाहिए कि भाई पी वेव की कितनी वोल्टेज पे वैल्यू बनेगी और टाइम कितना लेगा। तो पी वेव जो है ये जो 2 से 3 बॉक्सेस के अंदर आना चाहिए। हम देखते हैं कि जितने बॉक्सेस में ये वेव बन रही है उतना ही टाइम आपका यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। सही है। तो उसी हिसाब से फिर हम देखते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हार्ट रेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई। देखो ये आर है और ये आर है। अब इन दोनों के बीच में हम देखेंगे लार्ज बॉक्सेस कितना है। देखो सिंपल फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, जैसे कि भाई ये ईसीजी के वेव है, ये ईसीजी की वेव है। अब पूरी स्टेप बनती है ना ईसीजी की, तो अब देखो ये आर है और ये आर। हम देखते हैं हर आर टू आर, आर आर इंटरवल के दरमियान कितने लार्ज बॉक्सेस हैं। हम देखो कितने, 1 2 3। सही। तो हम सिंपल क्या करते हैं, हम जो है हार्ट रेट निकालने के लिए क्या करते हैं, 300 को डिवाइड करते हैं स्मॉल बॉक्सेस नंबर ऑफ, सॉरी लार्ज बॉक्सेस, लार्ज बॉक्सेस बिटवीन आर आर। सही है। अब 3 होंगे अगर, तो इसका मतलब है 300 डिवाइड बाई 3, तो कितना हो जाएगा 100। और अगर 4 होंगे तो 300 डिवाइड बाई 4, तो ये आपका कुछ 75 हो जाएगा शायद, 75। और अगर 5 होंगे तो 300 to 60। तो हम इसी तरीके से हम देखते हैं, अगर हार्ट 100 से ऊपर आ जाए, 100 और 60 के बीच में है, सही है, तो दैट मीन ये नॉर्मल है। 100 से ऊपर आएगा तो हम कहेंगे हार्ट बीट बढ़ी हुई है, उसको हम कहते हैं टैकी कार्डिया। और 60 से नीचे आता है तो हम कहते हैं हार्ट बीट कम है, तो हम उसको कहते हैं ब्रेडी कार्डिया। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको जो है मेजर करते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं बेटा। ईसीजी जो है एक ऐसे फिक्स टेक्निक नहीं होती कि हाँ भाई इससे बिल्कुल पता चल जाएगा कि हार्ट में क्या मसला है, बट ये इनिशियल स्टेप होता है, हमें पता लगता है कि किस किस्म का क्या मसला आ रहा है। मिसाल के तौर पे किसी का क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो बड़ा बन जाए, ठीक है, तो उसका मतलब है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनने में टाइम लग रहा है, वेंट्रिकल में इलेक्ट्रिसिटी फैलने में टाइम लग रहा है, तो उसका मतलब है कोई बंडल ब्लॉक हो सकता है, बंडल ब्लॉक हो सकता है, इस तरह से कुछ हो सकता है। सही है। अगर ऐसे नोट ये पीआर इंटरवल ज़्यादा बढ़ रहा है, ये इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उसका मतलब है ऐसे नोट पे प्रॉब्लम है। तो इन सारी सिचुएशन में फिर हम डिसाइड करते हैं कि आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाना है, को बैटरी लगानी है हार्ट में, क्या करना है, इस तरह से। अब बात करेंगे बेटा ब्लड वेजल्स की। अच्छा देखो भाई, जो मेन वेजल्स हैं, यानी जो बेसिकली हार्ट से जो ब्लड कैरी करके बॉडी की तरफ लेके जा रहे हैं और फिर पूरी बॉडी से कैरी करके हार्ट की तरफ लेकर आ रहे हैं, वो आपके पास एक आर्टरी है, जो आर्टरी हार्ट से ब्लड लेके जाता है, और एक है वेन जो वापस हार्ट में ब्लड लेकर आता है। सही है। अच्छा ऑर्गन के रेस्पेक्ट से बात करेंगे तो ऑर्गन में ब्लड लेके आने वाले आर्टरी आर्टरी है, और ऑर्गन से ब्लड लेके जाने वाले वेन्स होते हैं। अच्छा देखो आर्टरी और वेन का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर होता है कुछ डिफरेंसेस के साथ। देखो एक चीज़ याद रखना, आर्टरी में प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है, वेन्स में प्रेशर हमेशा कम होता है, क्योंकि आर्टरी की दीवार एक तो थिक होती है, दूसरा आर्टरी डायरेक्टली हार्ट से ब्लड रिसीव कर रहा है, और वेन क्योंकि वापस लेकर आ रहा है तो प्रेशर ड्रॉप हो चुका होता है, जाहिर सी बात है। अच्छा आर्टरी हो या वेन हो, दोनों की दीवारें जो है ये 3 लेयर्स से बनी हुई होती हैं। एक है फर्स्ट लेयर दैट इज ट्यूनिका एक्सटर्ना, या जिसको एडवेंटिशिया भी कहते हैं। सही। ये आउटर लेयर है जो कि थिक इनएलास्टिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, इसको स्ट्रेंथ देती है और इसको जो है
ब्रेक होने से यानी रप्चर होने से, हेमरेज से, इन सारी चीज़ों से बचाती है। जो बड़ी बड़ी आर्टरीज होती है ना बेटा, उनमें उनके लिए अपनी खुद की भी ब्लड सप्लाई होती है। जैसे कि हार्ट को कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, इसी वजह से जो बड़ी आर्टरीज होती है तो वो इतनी थिक होती हैं कि उनके जो ट्यूनिका एक्सटर्न है उस तक ऑक्सीजन वगैरह नहीं पहुंच पाता, तो उनके लिए एक सेपरेट ब्लड सप्लाई वहाँ पे बनती है, जिसको हम कहते हैं वैसोवैसोरम। वैसो वैसोरम सही है। वैसोवैसोरम वो ब्लड वेजल होता है जो ब्लड वेजल को ब्लड सप्लाई करता है, सही। अच्छा, इसी तरह से वेन्स में भी है। अच्छा, इसके बाद जो दूसरी लेयर होती है वो होती है ट्यूनिका मीडिया, दैट इज द मस्कुलर लेयर, जो कि स्मूथ मसल और इलास्टिन फाइबर से बनी हुई है, और इसी की वजह से वेजो डायलेशन, वेजो कंस्ट्रक्शन होती है, सही। फिर उसके बाद अंदर वाली लेयर होती है दैट इज ट्यूनिका इंटीमा, सही है। ट्यूनिका इंटीमा जो है ये इनर लेयर है, स्क्वामस एपिथेलिया से बनी है, क्योंकि ब्लड इसके साथ कांटेक्ट में आएगा, अंदर ब्लड इसके साथ कांटेक्ट में आएगा। ये देखो, ये ट्यूनिका इंटू ब्लड का कांटेक्ट इससे होता है, तो ये स्मूथ लेयर होती है, सही। तो इसी तरह अच्छा, ट्यूनिका मीडिया जो है मस्कुलर लेयर, आर्टरी में इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है क्योंकि इसकी डबल लेयर होती है, वेन में इसकी थिकनेस कम होती है। आप देख सकते हो कि वेन की दीवारें जो है वो थिन है, आर्टरी की दीवारें जो है थिक है, और वेन का जो ल्यूमेन है ये ब्रॉड है। वेस्कुलेचर एरिया जो है ल्यूमेन का, वेन का ज़्यादा है, जबकि आर्टरी का कम है। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास बॉडी में बहुत सारी वेन्स हैं जिसके अंदर वेल्व मौजूद हैं, सही है। वेन्स के अंदर वेल्व मौजूद है, इन वेल्व को हम वीनस वेल्व कहते हैं। दे लुक लाइक सेमी ल्यूनर वेल्व एज वेल, वीनस सेमी ल्यूनर वेल्व कहलाती है, लेकिन ये हार्ट वाला सेमी ल्यूनर वेल्व नहीं। हार्ट वाले सेमी ल्यूनर वेल्व के अंदर 3 लीफलेट्स होती हैं, इसके अंदर 2 लीफलेट्स होती हैं। खास तौर पे उन वेन्स के अंदर वेल्व होती है जो नीचे से आ रहे हैं, आपके लिम्स हो गए, हाथ हो गए, इनमें जो नीचे से आ रहे हैं, हार्ट की तरफ ब्लड लेके आ रहे हैं, तो उनमें जो है ये आपका वीनस वेल्व मौजूद होती हैं तकरीबन सब में। तो इससे क्या होता है, जब वीनस देखो, हार्ट से जो ब्लड, हार्ट में जो ब्लड वापस आता है उसकी स्पीड बहुत कम हो चुकी होती है। हार्ट से जो ब्लड निकला था वो 120 mm ऑफ Hg से निकला था, और जो वापस आता है वो 8 to 5 mm ऑफ Hg, समथिंग लाइक दैट होता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि भाई प्रेशर बहुत डिक्रीज हो गया, तो बैकवर्ड फ्लो हो सकता है। तो बैकवर्ड फ्लो में एक तो ग्रेविटी भी नीचे की तरफ खींच रही है, तो बैकवर्ड फ्लो से बचाने के लिए आपके पास वेन्स में वेल्व मौजूद होती है, सही। अच्छा, अब इसी को हम लिंक करेंगे कैपिलरीज के साथ, फिर उसके बाद हम जो है इससे आगे बढ़ेंगे। देखो बेटा, अब जो है आर्टरी जो है, देखो आर्टरी की दीवार इतनी थिक है, इसके अंदर से कोई न्यूट्रिएंट, कोई ऑक्सीजन वगैरह कुछ भी नहीं निकल सकता, वेन से भी नहीं निकल सकता। तो अब इसके लिए बीच में कोई ना कोई मीडिएटर चाहिए, तो वो होता है कैपिलरीज। कैपिलरीज की दीवारें थिन होती हैं, सही है। कैपिलरी का जो मेन जो एक डायमीटर होता है कैपिलरी का, एक कैपिलरी का, वो 7 to 9 माइक्रोमीटर होता है। अब ये इतना कम होता है कि आरबीसी का डायमीटर जो है वो भी 7 to 8 माइक्रोमीटर होता है। तो आरबीसी बिल्कुल इससे चिपक के गुजरता है, और एक वक्त में एक ही आरबीसी गुजर सकता है, सही। अच्छा, अब इसी के साथ साथ बेटा आपके पास ये जो कैपिलरीज है ना, कैपिलरी की दीवारें थिन होती हैं, थिन वॉल्ड होती है, क्योंकि इसके अंदर स्मूथ मसल्स नहीं होते, ट्यूनिका मीडिया नहीं होता, सिंगल वॉल होती है। तो इसमें से कोई भी चीज़ आसानी से बाहर निकल सकती है, सही है। अब मिसाल के तौर पर बेटा ये टिश्यूज़ है। अब अगर ये टिश्यूज़ है ना बेटा, तो इन टिश्यूज़ में ऑक्सीजन चाहिए, इन टिश्यूज़ को न्यूट्रिएंट चाहिए, इन टिश्यूज़ को अपना वेस्ट मटेरियल रिमूव करना है, इन टिश्यूज़ को अपना कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना है, सही है। तो अब क्या होता है, इन टिश्यूज़ के बीच में ये गैप होते हैं जिसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, इसके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है। तो अब क्या होता है बेटा, देखो यहाँ से ब्लड आ रहा है ना, तो ये कैपिलरी की दीवार परमिएबल है, तो यहाँ से फ्लूइड निकल के इधर जमा हो जाता है, जिसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, सही। अब इस फ्लूइड में, ब्लड में से मौजूद सारी चीज़ें इस फ्लूइड में होती हैं, सिवाय आरबीसीज के, प्लेटलेट्स के, प्लाज्मा प्रोटीन्स के, हर चीज़ निकल के यहाँ जमा हो जाती है। अब उसमें न्यूट्रिएंट भी होगा, तो जो न्यूट्रिएंट होगा वो टिश्यू में एब्जॉर्ब हो जाएगा,
ये फ्लूइड जो यहाँ जमा हो गया इसको हम कह रहे हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। न्यूट्रिएंट निकल के टिश्यूज में अब्जॉर्ब हो जाएगा, ऑक्सीजन निकल के टिश्यूज में अब्जॉर्ब हो जाएगा, और इसी तरह से इन टिश्यूज में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वेस्ट मटेरियल निकलेगा, वो चीज़ें फिर ब्लड में जाएंगी। तो ये आपको यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था डी ऑक्सीजनेटेड बन जाता है और वेन्स में से वापस चला जाता है। अब आपको एक और चीज़ पता है भाई, वेन्स हमेशा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है सिवाय पल्मोनरी वेन के। इसी तरह से आर्टरी जो है हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के। सही। अच्छा, फिर उसके बाद ये कैपिलरी जाके वेन्स में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, अब होता कुछ यूं है बेटा कि आर्टरी से बनता है आर्ट्रियोल। सही, आर्ट्रियोल बन गया। अभी आर्ट्रियोल आ रहा है, अब देखो आर्ट्रियोल से कैपिलरीज बन रही हैं। सही। अब आपको दिख रहा है कि हर कैपिलरी से पहले देयर इज एन स्फिंक्टर, जिसको हम कहते हैं प्री कैपिलरी स्फिंक्टर। प्री कैपिलरी स्फिंक्टर यानी कैपिलरी से। अब देखो स्फिंक्टर और वेल्व में क्या फर्क है। ये एक पाइप है, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर है जो कि वन वे ओपनिंग है, जिसकी जो कि रेगुलेट कर रहा है डायरेक्शन। सही। ये वेल्व है। इसी तरह से अगर एक पाइप है, उसके बाहर एक मसल की लेयर है जिसने उसको ऐसे पकड़ा हुआ है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी तो ये पाइप पूरी स्क्वीज हो जाएगी और अंदर से जो फ्लो जिस चीज़ का भी हो रहा है वो बंद हो जाएगी। तो ये स्फिंक्टर कहलाता है। तो ये स्फिंक्टर कहलाता है। तो स्फिंक्टर और वेल्व में ये फर्क है। तो यहाँ पे प्री कैपिलरी स्फिंक्टर है कि भाई जब प्री कैपिलरी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, प्री कैपिलरी के स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कैपिलरी में ब्लड जाना बंद हो जाएगा और कैपिलरी कोलैप्स कर जाएगी। सही। अच्छा, अब बेटा यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो आर्ट्रियोल का ये वाला जो स्ट्रक्चर है जिससे ये कैपिलरीज निकल रही हैं, दिस इज कॉल्ड मेटा आर्ट्रियोल। सही है, दिस इज कॉल्ड मेटा आर्ट्रियोल। एंड इसी तरीके से फिर ये आगे जाके ये देखो, अब ये वह वाला हिस्सा बन गया जिसमें कैपिलरी, जिससे कोई कैपिलरी निकल नहीं रही। सही। तो ये कहलाता है थ्रो फेयर चैनल। सही है, मेटा आर्ट्रियोल समझ गए कि भाई मेटा आर्ट्रियोल में से ही कैपिलरी निकली, यानी यहाँ तक का पार्ट मेटा आर्ट्रियोल है कि जैसे कैपिलरी बन रही जो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर है, और उसके बाद का ये वाला हिस्सा थ्रोफेयर चैनल है, और फिर यहाँ पे आके आपका वेन्यूल बन जा रहा है। सही है। तो इस मेटा आर्ट्रियोल और थ्रोफेयर चैनल को मिला के हम कहते हैं वेस्क्यूलर शंट, जो इस चीज़ को मेंटेन रखता है कि भाई भले ब्लड कैपिलरी में जाए ना जाए, लेकिन आर्टरी से ब्लड डायरेक्टली वेन में आना चाहिए ताकि ये फ्लो हमेशा मेंटेन रहे। सही है भाई, ये वजह होती है। अब देखो वेजो कंस्ट्रक्शन, वेजो डायलेशन ज़रूरी होती है क्योंकि भाई आपके पास जो है हर ऑर्गन के अंदर ब्लड फ्लो की रिक्वायरमेंट कभी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है। मिसाल के तौर पर सर्दियाँ आएंगी, स्किन में ब्लड फ्लो की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, तो स्किन में जो है ना वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है, और जैसे गर्मियाँ आएंगी तो वेजो डायलेशन हो जाती है। सही है। एंड इसी तरह से किसी ऑर्गन में, किसी कैपिलरीज में ब्लड के फ्लो को बढ़ाना है कम करना है, तो ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर जो है वो काम आती है कि भाई अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर गई तो कैपिलरीज में ब्लड जाना बंद हो जाएगा, तो वो उस ऑर्गन में, उस स्ट्रक्चर में, उस टिश्यू में ब्लड कैपिलरीज में जाने की जगह डायरेक्टली आर्टरी से वेन में पास हो जाएगा। सही है, थ्रो वेस्क्यूलर शंट। सही है। अच्छा, अब एक चीज़ और बता दूं भाई, देखो आर्टरी के अंदर, आर्टरी का ब्लड प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। सही है। अब आर्टरी की दीवार, आर्टरी के अंदर का हम कह रहे हैं ब्लड प्रेशर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसका ल्यूमेन जो है वो नैरो है। अब कैपिलरी की बात कर रहे हैं तो कैपिलरी का ल्यूमेन तो और ज़्यादा नैरो है, तो उसके अंदर ब्लड प्रेशर कम क्यों होता है, लो क्यों होता है। तो उसकी वजह ये है बेटा, देखो मिसाल के तौर पे जितना टोटल ब्लड इधर था वो ब्लड क्या हो जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। जब डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है तो उसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर में कमी आती है। पहली बात। दूसरी बात, अब ये आर्टरी का जो टोटल ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जैसे वेन जो कैपिलरीज जो है ये बहुत सारे होते हैं, सबके मिला के कैपिलरी के क्रॉस सेक्शनल एरिया को काउंट करेंगे तो वो वेन आर्टरी से ज़्यादा होगी। दैट्स वाई
आर्ट कैपिलरी का प्रेशर जो है वो आर्टरी के मुकाबले में कम होता है, बिकॉज ओवरऑल जो उसका वेस्कुलर एरिया है वो कैपिलरी के आर्टरी के मुकाबले में कहीं ज़्यादा होता है, दैट्स वाई प्रेशर उसमें कम होता है। सही। और दूसरी बात, ये कैपिलरीज में ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है जिसकी वजह से जो है इसका प्रेशर कम होता है। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट ब्लड वेसल्स।